ये ईगो क्लैश है सर, ये पर्यावरण का मुद्दा ही नहीं है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये 1.5-2 साल में सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि जेन ज़ी इज टेकिंग ओवर, है ना। कुछ पुरानी बुद्धियाँ हैं तो वो जिद में है, वो कहते हैं अच्छा ये कल के लौंडे चपाटे जो हैं हमें बताएंगे। अब हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, पेड़ तो कटेंगे। अब आपको क्या चाहिए, विकास चाहिए या पर्यावरण चाहिए? नाई के पास जाते हैं, बार्बर के पास जाते हैं तो उसको कहते हैं भैया यहाँ से जरा, तो गर्दन नहीं कटवा के आप। आपका रिश्ता भूतों से भी रहा अच्छा, है ना। और बाबूराम था एक, कभी ऐसा नहीं हुआ कोई जमीन माफिया, कोई लोकल गुंडा या कोई जैसे सुस्त प्रशासन, इस वजह से कभी कोई प्रॉब्लम आई? आप उनको आड़े हाथ ले सकते हो, पीपल डोंट नो हाउ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स फंक्शन। उनको पता ही नहीं टेंडर क्या होता, उनको पता ही नहीं कि पेपर्स कैसे मूव होते हैं। ये जो डीएफओ साहब हैं, ये जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, अरे ये थोड़ी ना चलाते हैं, वो तो ऊपर से हुक्म तो वहाँ से आता है। पहले ना गाय भैंसें सब सड़कों पे ही घूमती थी तो वो छोड़ जाती थी, तो जो पापड़ी बन जाती है ना, सूख जाता है, उसको उठाना आसान होता है। उसको उठा के थैले में डाला, ठीक है, फिर उसका जैसे चूर चूर नान होता है, बस उसी तरह से उसका चूरा किया और पौधे पे डाल दिया, फर्स्ट क्लास हो। लेकिन सबसे बड़ा हाथ मिसेस विलियम्स का है, क्योंकि शुरुआत वहाँ से हुई थी। नानी ने रिले रेस में उनका बैटन पकड़ा, उन्होंने आगे बढ़ाई बात, उन्होंने कुछ डेकेड्स पे काम किया, और जो फिनिशिंग टच था वो ओशो ने दिया। जॉन अब्राहम पूछा कौन सी बाइक चलाते हो, तो मैंने कहा सर मेरे पास स्प्लेंडर है। तो कहते स्प्लेंडर पे हजारों किलोमीटर चलते हो? अरे नहीं भाई, मैं तुम्हें एक बाइक दूंगा। इस किताब में क्या भूमिका है रस्किन बॉन्ड की? अरे साहब, आज से तकरीबन 20-25 साल पहले से फिर लोगों ने पीपल बाबा बोलना शुरू कर दिया। कौन सी ऐसी चीज़ है जो लोग डिसाइड करते हैं? लोग तो डिसाइड ही नहीं कर रहे। देयर इज सम अदर एंटिटी, आई डोंट नो व्हाट इट इज। पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की धूम है। आप पत्रकार हैं, आप ज़्यादा जानते हैं। आप मुझसे पुराने हैं, आपको ज़्यादा पता है। हाँ। जब भी कभी फुर्सत में मैं अपने गांव के बारे में सोचता हूं तो कुछ नज़ारे हैं जो किसी फिल्म की रील की तरह दौड़ जाते हैं जहन में। कभी दिखते हैं नीम और पीपल के पेड़, उनकी छांव, उन छांव के नीचे बैठे किरदार जो खूब गपबाजी करते हैं और भविष्य के सपने भी बुनते हैं। और दिखता है वो बस स्टैंड भी, जहाँ छुट्टियों में हम बस से उतरते थे, और ये बस स्टैंड भी एक पेड़ की छांव में ही है। अब जब शहर की भागम भाग में हम घिरे हैं तो गांव जाना उतना हो नहीं पाता, वो छांव मिलती नहीं है। लेकिन यहाँ बैठे बैठे भी कभी कभी जब मोबाइल की स्क्रीन को मैं स्क्रॉल करता हूँ तो एक बाबा हैं जो दिख जाते हैं वैसी ही छांव में बैठे हुए, और लगता है जैसे मैं उनके साथ ही बैठा हूँ। इनको लोग कहते हैं पीपल बाबा। पीपल बाबा को शायद आपने भी कभी देखा होगा इंस्टाग्राम पर, या कभी कहीं उनकी कोई चर्चा सुनी हो। ये बाबा भरपूर ज्ञान रखते हैं, और इससे मुझे ये भी याद आया कि इनका नाम पीपल बाबा है। पीपल वही पेड़ है जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान मिला था। अब पीपल बाबा ने किताब लिख दी है जिसका नाम है घोस्ट्स ऑन पीपल ट्रीज। पेंगुइन से किताब आई है, और इस किताब में बहुत कमाल के किस्से हैं, उनकी यात्रा है, और कई ऐसी बातें जो सोचने को मजबूर करती हैं कि हम लोग आखिर जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्यों। पेड़ों की बात तो है ही, पीपल बाबा की अपनी बातें भी हैं इसमें। तो आज हमने सोचा उन्हें स्टूडियो बुलाया जाए, उनसे खूब सारी बातें की जाए, इस किताब की भी, उनकी भी बहुत सारी बातें जो किताब में भी नहीं हैं, और कुछ हैं जो आपको किताब पढ़कर पता चलेंगी। तो उनका स्वागत करते हैं, इत्मीनान से इस पॉडकास्ट को सुनते हैं, क्योंकि मुझे यकीन है कि इस पॉडकास्ट के आखिर तक अगर आप पहुँचे तो उनके हिस्से का थोड़ा सा ज्ञान हमें आपको भी मिलेगा। तो बहुत बहुत स्वागत है पढ़ाकू नितिन में, आपका भी, और पीपल बाबा आपका भी। थैंक यू, नमस्कार। जब मैं किताब पढ़ रहा था तो ये गुत्थी तो सुलझ गई मेरे मन में कि आपका नाम पीपल बाबा क्यों है जी। लेकिन बहुत सारे लोग जो अभी आपको हाल फिलहाल में जाने पहचाने, उन सबके मन में तो आता ही होगा कि ये नीम बाबा क्यों नहीं है, ये जो है किसी और तरह के बाबा क्यों नहीं बने, गूलर बाबा क्यों नहीं है, ये पीपल बाबा क्यों है। हाँ हाँ। तो पहले तो यहाँ से शुरू करता हूँ, और बात बहुत सारी करनी है क्योंकि किताब बहुत दिलचस्प है, और मुझे मालूम है कि बहुत सारी बातें आपने इसमें लिखी नहीं है। जी।
पैदाइश से तो हम आज़ाद जैन थे, जैन परिवार में पैदा हुए, चंडीगढ़ में पैदाइश है। फादर आर्मी में थे, पोस्टिंग्स होती रहीं इधर उधर, 2-2 साल हम घूमते रहे। और हमारी एक टीचर होती थी मिस विलियम्स, और फिर नानी, वो बस मैं वैसे बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि इन दोनों के कारण जो है हम लोगों ने पेड़ पौधों में थोड़ी रुचि आई, गार्डनिंग में आई, किचन गार्डनिंग में आई, मिट्टी खाद बनाना, और बस ये यात्रा जब शुरू हुई तो पेड़ पौधे लगाने शुरू किए। और सबसे पहले जो मुझे नानी ने एक बात समझाई कि वो वाला पेड़ पौधा लगाना चाहिए जो बाकी लोग नहीं लगाते। तो हम नर्सरी में जब जाते थे पेड़ पौधे लेने, तो उस समय जो नर्सरी का कोई भी मालिक होता था, जो माली होता था, वो हमेशा कहता है 2 पौधे जो हैं पूजनीय हैं, तुलसी और पीपल, ठीक है, और इसके हम पैसे नहीं लेते। जैसे आजकल तुलसी बिकती है, यू सेल, है ना, चाहे आप ऑनलाइन खरीदें चाहे वहाँ है, लेकिन आज से 50 साल पहले तुलसी को बेचना पाप माना जाता था, पीपल महाराज को बेचना पाप माना जाता था। तो उनके पास 2-3 सैंपल होते थे सिर्फ पूजा के लिए, तो लोग बाकी चीज़ें खरीदते थे लेकिन इसका नहीं। तो फिर एक दिमाग में बैठ गई कि अब हम पीपल ही लगाएंगे, लेकिन लाओगे कहाँ से जब नर्सरीज़ में होता ही नहीं है। तो फिर नानी ने हमें सिखाया कि कैसे उसके जड़ों को दीवारों से निकालना, नालियों में से निकालना, सीढ़ियों में से निकालना, छतों से निकालना, ऊपर के जो वाटर टैंक्स होते हैं, सिंटेक्स के टैंक होते हैं, वहाँ से निकालना, फिर उसको कैसे नर्सरी बैग में लगा के उसकी जड़ जो है 4 महीने 6 महीने उसको पालना पोसना, फिर उसके बाद उसको प्रॉपर जगह पे लगाना। तो बस आनंद आना शुरू हुआ, मज़ा आना शुरू हुआ। ऐसा नहीं है सिर्फ पीपल, जो हम पीपल बोलते हैं उसके अंदर गुलर भी है, पिलखन भी है और बड़ भी है, जो हमारे फाइकस स्पीसीज़ हैं। बस लगाते लगाते जो हैं मजाक में लोगों ने बाबा, तो जैसे बच्चों को बोलते हैं बाबा बाबा, या वाइज मैन कह लीजिए, जो भी है, और पीपल, क्योंकि हम पीपल लगा रहे थे। और लेटर, मच लेटर इन लाइफ, पीपल बाबा तो बहुत जल्दी 1980 के दशक में ही नाम पड़ गया था पीपल बाबा। पहले लोग एक्चुअली पीपल वाले बाबा बोलते थे, जो वो बाबा जो पीपल लगाते हैं। हैं, वो ऐसे था। और बाबा वो वाला बाबा नहीं जो बड़ा बूढ़ा, क्योंकि हम तो छोटे से थे, साइकिलों पे स्कूटरों पे घूमते थे, तो बाबा मतलब वो जैसे मुन्ना पप्पू जैसे बोलते हैं, वो उस तरह का बाबा, ठीक है। वो तो बाद में मैच्योर हुए तो वो फिर बाबा जैसी उम्र हो गई। हाँ तो भी सटीक बैठ रहा है। बाबा हो गया। लेकिन हाँ, आज से तकरीबन 20-25 साल पहले से फिर लोगों ने पीपल बाबा बोलना शुरू कर दिया। एंड जब मेरा फर्स्ट नेशनल अवार्ड मुझे मिला अपने काम के लिए, और वो पीपल के लिए ही मिला मुझे, क्योंकि 1,27,00,000 पीपल जो ऑडिटेड हमारे खड़े हुए थे, तो उसी की जो मूवमेंट चली, वही लहर जो पूरा ग्राउंड ग्रास रूट लेवल पे हमने काम किया, पंचायतों में, गांव में, 21 प्रदेशों में, 226 ज़िलों में, पूरे हिंदुस्तान में, उसी के तो फिर मीडिया में वो रबर स्टैम्प की तरह वो फिर स्टिक हो गया, सील हो गया नाम। थोड़ा उस दुनिया के बारे में आज बताइए, क्योंकि बाकी तो बहुत कुछ इंस्टाग्राम पर बिखरा हुआ है आपके बारे में, और सोशल मीडिया की दुनिया से बहुत पहले आपका प्रादुर्भाव हो गया था, तो वैसे भी लोग जानते हैं। पर उस दुनिया के बारे में थोड़ा सा बताइए, जहाँ आपकी नानी थी, आपकी टीचर मिसेस विलियम्स थी, वो कैंट एरिया था, है ना, और वो माहौल था जिसने आपको वो बनाया जो आज हमारे पॉडकास्ट में बैठा है। जी, सी यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ योर इकोसिस्टम, है ना। बीज भी तभी अंकुरित होता है जब मिट्टी अच्छी होती है, मिट्टी हेल्दी होती है ना। तो जो नरिशमेंट होती है वो आपको अपने एंसेस्टर्स, अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स से ही मिलती है, और सबसे बड़ा रोल होता है टीचर्स का। सो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, आई वॉज बॉर्न इन टू इट। मतलब मैं समझता हूँ मैं बहुत आई एम ब्लेस्ड कि मैं एक ऐसे माहौल में पैदा हुआ था जहाँ पढ़ाई लिखाई, रीडिंग वॉज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हमारा मतलब एक तरीके से आप कल्चरल कह लो या घर का एक संस्कार समझ लीजिए, रीडिंग वॉज अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। तो घर में बिखरी रहती थी किताबें। द फर्स्ट बुक जो मैंने सबसे पहले अपने जीवन की पढ़ी वो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, जो M.K. गांधी की थी। तो उस वक़्त समझ नहीं आती थी लेकिन पढ़ते थे, और इस तरह से इनकरेजमेंट मिलती थी कि बस पढ़ो, समझने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ो।
तो वो रीडिंग स्पीड बढ़ाते थे बेसिकली। अच्छा, पहले ना इन चीज़ों में बहुत होता था कि आप कर्सिव राइटिंग करिए, स्पीड रीडिंग कीजिए, स्पीड राइटिंग कीजिए, है ना। स्पीकिंग में भी होता था कि कितने वर्ड्स आप 1 मिनट में बोल सकते हैं, तो ये टीचर्स वगैरह हमें कराते थे। आज तो हम कभी देखते ही नहीं, कहीं सुनते ही नहीं। हाँ हाँ, अब बहुत तो लोग हैं जो सोच रहे होंगे कौन से ज़माने की बात है। हाँ, तो ये मैं 50 ईयर्स में 50 साल पहले की बात बता, तो ऐसे ही होता था स्कूल वगैरह में। तो हाँ, नानी जो हैं वो हमारे साथ रहने आई, क्योंकि वो शुरू से ही थी। जब मेरा बर्थ हुआ नानी थी, और उन्होंने शरीर छोड़ा 1998 में। तब तक वो आसपास ही रही हमेशा, क्योंकि फादर ज़्यादा आर्मी में थे। 3 बड़ी वॉर्स देखी उन्होंने, बैटल ग्राउंड्स पे रहते थे, हॉस्पिटल्स में, क्योंकि वो आर्मी डॉक्टर, तो बहुत बिज़ी रहते थे। तो मम्मी को अकेले संभालना 2 बच्चों को, मेरी एक सिस्टर है वो भी डॉक्टर है, तो नानी साथ रहती थी। तो लेकिन अच्छा हुआ कि नानी साथ रहती थी। सो उन्होंने जो भी सिखाया, उन्होंने जो वो कहानियाँ सुनानी, गाने सुनाने, भजन कीर्तन, अलग अलग घाट घाट का पानी जिसको बोलते हैं, अलग अलग तरीके की किताबें, और उंगली पकड़कर मतलब वो ज़ोरबादा बुद्धा थी। वो जैसे लोग कहते हैं ना कि उन्होंने जब हम इलाहाबाद में रहते थे तो कोई ऐसे, एक लक्ष्मी थिएटर है वहाँ कटरा में, तो कोई ऐसी पिक्चर नहीं होती थी, मतलब 3 साल का तो मैं वक्त बता सकता हूँ, फर्स्ट डे फर्स्ट शो जो नहीं देखी थी, चाहे ब्लैक में ख़रीद कर देखना। तो वहाँ पर एक साइकिल स्टैंड था, तो उसको पैसे देती थी, कहते हैं ब्लैक में ख़रीद कर रखना, लेकिन चाहिए मुझे फर्स्ट डे फर्स्ट शो। तो सारा स्टाफ जानता था उनको, सारे मैनेजर। जब वो जाती थी तो मैनेजर साहब खुद इंटरवल में उनके लिए लिम्का और समोसा लेकर आते थे, तो उस वक्त फैंटा भी चलता था, तो वो लेकर। तो उस तरह की भी थी, और फिर स्पिरिचुअल भी बहुत थी, और रीडिंग की उन्होंने बहुत आदत डाली। खुद नहीं पढ़ती थी इतना, पर पढ़ाती ज़रूर थी। उनको बड़ा शौक़ था कि मेरे बच्चे पढ़ें, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन पढ़ें। सारी उनकी जितनी बेटियां थीं, बेटे थे, हाईली एजुकेटेड, मेरी मासी मामे सब। तो बहुत फ़र्क पड़ता है। बीज अच्छा होना चाहिए, वृक्ष तो अच्छा बन ही जाएगा। आपके शहर बदलते रहे जी, है ना, आप देहरादून भी रहे हैं और फिर आगे बढ़ते गए ज़िंदगी में, पुणे भी रहे, कई शहर हुए, लेकिन एक टीचर आपकी ज़िंदगी में, पढ़ाई लिखाई काफ़ी हुई आपकी, पर मिसेज विलियम्स, जिनकी कुछ कहानी किस्से में आपकी किताब में पढ़ रहा था, उनका क्या असर पड़ा आपके उस जीवन पर? आप छोटे थे, 10-12 साल के रहे होंगे। जी, जी। अगर मैं मतलब वैसे तो मैं हमेशा इस त्रिमूर्ति को बोलता हूँ कि मिसेस विलियम्स, मेरी नानी और ओशो, 3 लोग जिन्होंने मेरा जीवन, जो भी मैं आज सामने आपके बैठा हूँ, इन तीनों ने बनाया है। लेकिन सबसे बड़ा हाथ मिसेस विलियम्स का है, क्योंकि शुरुआत वहाँ से हुई थी। नानी ने रिले रेस में उनका बैटन पकड़ा, उन्होंने आगे बढ़ाई बात, उन्होंने कुछ डेकेड्स पे काम किया, और जो फिनिशिंग टच था वो ओशो ने दिया, है ना। तो शुरुआत मिसेस विलियम्स से ही हुई थी, और ये श्रीलंका जाफना की रहने वाली थी, और क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में हम पढ़ते थे, 7 डे एडवेंटिस्ट स्कूल था। पुणे में आउंद करके एक गांव है, और इट्स अ नाइस प्रॉस्परस प्लेस। तो फादर वहीं पोस्टेड थे मिलिट्री हॉस्पिटल में, तो वहाँ जाया करते थे। वहाँ पर क्या है, तो इतने सारे हमारी पोस्टिंग्स होती थी, तो एडमिशन लेना बड़ा मुश्किल होता था। कभी सेंट्रल स्कूल जाओ, कभी लॉयलास जाओ, कभी सेंट मेरीज़, कभी यहाँ वहाँ बिशप। तो फादर को टाइम नहीं मिलता था, तो उन्हें देखा जो सबसे सामने कौन सा स्कूल है, अच्छा ये स्पाइसर स्कूल है, इसी में करा दो इसकी एडमिशन, है ना। उनको बड़ा कॉन्फिडेंस था कि दिमाग तो अच्छा है बच्चे का, पढ़ता बहुत है, कर लेगा, अपने आप कर लेगा जैसे। बट आई वाज सो लकी। हम वहाँ गए तो ये अलग ही माहौल था स्कूल का। टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है एक किसी भी बच्चे के उसमें। हमारे वहाँ पर कोई सिलेबस नहीं था, सो मैं 3rd 4th 5th 6th पढ़ा वहाँ पर स्पाइसर्स में। कोई सिलेबस नहीं था हमारा। क्या होता था कि जैसे ही हम क्लास में जाते थे, वहाँ कारपेट बिछा हुआ था, वहाँ पर कोई कुर्सी टेबल नहीं थी, और सब चार्ट्स लगे हुए थे, और ये ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया पढ़े होते थे। सो मैम आया करती थी मिसेस विलियम्स, तो आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट क्लास, मुझे अभी तक याद है। सो लाल रंग का वो ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया का पूरा सेट था,
तो उन्होंने एक किताब निकाली, जैसे हम लोग करते थे ना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को, तो बस ऐसे एक किताब यूँ खोली तो जो अल्फ़ाबेट आया और जो टॉपिक आया उसी पे बोलना शुरू कर दिया। सो वन ऑफ द फर्स्ट टॉपिक्स जो मुझे सुना वो अर्जेंटीना पे था। ए फॉर अर्जेंटीना, और वो साउथ अमेरिका में है, वहाँ प्रेरीज हैं, वहाँ ये है वो है ऐसे है वहाँ पर। तो मैं इस तरह से ज्योग्राफी सीखी, इस तरह से शहरों के बारे में सीखा। और वो जो नेचर के बारे में कहती थी, जो असली बात ये थी, एंड शी वाज लाइक अ एनिमल विस्परर, कि बर्ड्स की ना वो आवाज़ें निकालती थी। जैसे वो आवाज़ें निकालती थी तो हम देखते थे वहाँ पर कई पक्षी जो हैं उनके कंधे पे आके बैठ जाते थे। वो जाफना की रहने वाली थी, वो ट्राइबल वुमन थी, और वो फॉरेस्ट में पैदा हुई थी, फॉरेस्ट में पली बड़ी थी। फिर देन शी वेंट इनटू अ मिशनरी एंड देन शी केम टू पुणे ऑन डेपुटेशन। तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। सो हियर वाज अ फॉरेस्ट वुमन हु एक्चुअली taught us in a very different this thing. तो उन्होंने जो बारिश का कॉन्सेप्ट समझाया, मिट्टी का कॉन्सेप्ट, पेड़ पौधों का, जानवरों का, आपके पॉलिनेटर्स का, पक्षियों के बारे में। सो मतलब इतना बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है। एंड द एनकरेजमेंट शी गेव, यू नो, उन्होंने ही हमें एनेट ब्लिटन, फिर ये रस्किन बॉन्ड, और जितने भी हम हार्डी बॉयज़, नैन्सी ड्रू, उस वक्त नई नई किताबें हैं, और फिर कॉमिक्स के लिए बहुत इनकरेज करती थी, फैंटम, मैंड्रेक, ये वो सब है। तो ये सारी चीज़ें जाती हैं जब आप नेचर के साथ काम करना चाहते हैं। तो बेसिकली मैं समझता हूँ नेचर का काम जो है वो एक क्रिएटिव काम है, क्योंकि आपके पास एक बैरन पैच ऑफ लैंड होता है, तो यू आर लाइक अ पेंटर, आप उसको पेंट करते हैं, है ना। आप ठीक है, उसमें आपकी फ़िज़िकल मेहनत है, आपकी जो भी है, लेकिन आई थिंक इट्स सो शी टॉट अस दैट क्रिएटिविटी, वो पेंटिंग, लैंडस्केप को कैसे हैंडल करना वगैरह। बाकी तो फिर जीवन ने सिखाई दिया। 11 साल की उम्र में अपना पहला पेड़ लगाया? हाँ, 11 साल की उम्र में पहला सैपलिंग लगाया। सैपलिंग वो हम सोच रहे थे कि वो पीपल का है, वो पीपल का नहीं था, वो बड़ का था। ओके। हाँ, बाद में पता चला 1-2 हफ्ते बाद कि अच्छा, बड़ का पत्ता ऐसे होता है, गुलर का ऐसे होता है, और पीपल का ऐसे होता है। तो हाँ, 26 जनवरी 1977 एक T20 करके एक बंगलो था रेंज हिल्स रोड पे, वो आज भी वहीं है, आज भी खड़ा है। अभी मैं कल जा रहा हूँ पुणे, तो अपनी किताब जो है मैं उसके, हाँ हाँ, है ना, वाह, तो प्रसाद चढ़ाना चाहता हूँ वहाँ पर। वो मेरा मंदिर उसकी है, जड़ों में रखना ही चाहिए इस किताब को। जी 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 जी। लेकिन वो सिलसिला जब शुरू हुआ तो ऐसे तो फिर बहुत सारे लोग अब तो बहुत कुछ करते हैं पेड़ पौधों के लिए, लेकिन जब कि आप बात बता रहे हैं, मुझे पता बहुत वक्त पहले की है, 11 साल का बच्चा पौधा लगाता है, उससे ये कहाँ से प्रेरणा मिलने लगी कि वो उतनी ही उम्र में फिर अपने आसपास पौधे लगाने लगे? वो सड़क जिसके दोनों तरफ कुछ भी नहीं है, धूल उड़ रही है, वहाँ पौधे लगाने लगे, क्योंकि सोच के हैरानी होती है, देखने वालों को तो होती ही होगी। हाँ, सो हमारे लिए ये था कि पहली बात तो मिट्टी के साथ खेलना, खड्डा खोदे, तो एक अचीवमेंट थी कि मैंने खड्डा खोद दिया, 1.5 फुट का खड्डा खोदा। अब इसके अंदर मैंने पौधा लगाया, फिर उसके अंदर पानी, फिर वो कीचड़, फिर वो गोबर, फिर वो खाद, फिर छटाई करनी कांटेदार, और उसके आसपास लगाना, क्योंकि ग्रेजिंग एनिमल से भी बचाना, गाय, तो ये भैंस, खेल है। बकरियाँ, ये तो खेल है। हाँ। मैं वैसे भी स्पोर्ट्स में, मेरे को शुरू से ना नानी ने पता नहीं क्या गुट्टी पढ़ाई थी, मैं कॉम्पिटिटिव नहीं था। कई बार मैं फर्स्ट आता मैं सेकंड आता था क्लास में, तो मुझे थोड़ा सा गिल्ट होता था कि यार ये इतना अच्छा लड़का है, ये आगे निकल जाए, 2 नंबर इसके ज़्यादा आ जाएंगे तो ये ज़्यादा खुश हो जाएगा, मुझे तो ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक ना खामोखां का स्वैग था, खामोखां का कॉन्फिडेंस था कि हम तो कहीं भी कुछ भी कर लेंगे। अब वो क्यों था मुझे नहीं पता, वो जेनेटिक थोड़ा मेल फंक्शन था, वो डीएनए मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम थी, लेकिन खामोखां का कॉन्फिडेंस था। तो वो नानी से ही आता था, क्योंकि नानी बड़ी कॉन्फिडेंट थी। वो हमें, वो जिस तरह से हमारे को रखती थी, जिस तरह से बड़ी राजसी ठाट से हम रहे, है ना, और ऊपर से फौजियों वाला जीन भी था। तो
हम क्या बात कर रहे थे? वही बात कर रहे थे कि वो छोटा बच्चा कैसे निकल पड़ा पौधे लगाने। यस यस। तो ये जो चीज़ थी, इट वाज मोर लाइक माय हैप्पी सॉन्ग, वो हमें अच्छा लग रहा था भाई। उस वक्त तो ये सर ये वोकेबलरी तो थी नहीं, क्लाइमेट मिटिगेशन, कार्बन क्रेडिट्स, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट केओस, ये वो कुछ नहीं था वहाँ। कोई एल नीनो इफेक्ट नहीं बताता था, कोई गल्फ स्ट्रीम का बारे में नहीं बात करता था कि अटलांटिक में ये हो गया, ये हो गया, कोई अच्छा, एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट। पर क्या पर्यावरण खतरे में था उस वक्त? कुछ भी नहीं था, परफेक्ट था। सड़क पे कार के नाम पे एक फिएट चलती थी, एम्बेसडर चलती थी, मारुति भी बाद में आई, ठीक। स्कूटर के नाम पे लैम्ब्रेटा और वेस्पा चलता था, ये बाकी कुछ भी नहीं था उस वक्त। बाकी साइकिल चलती थी और इंसान चलता था। एक साइकिल आप चलाते थे तो रेड कोई वाली? ट्रैफिक, हाँ, तो कोई ट्रैफिक जाम तो होता ही नहीं था। हाँ, लाल बत्तियाँ ही नहीं होती थी, है ना। पोल्यूशन नहीं होता था, सुना ही नहीं था पोल्यूशन क्या चीज़ है। बताइए। ये वोकेबलरी अलग थी उस समय। लेकिन हाँ, ये होता था, जैसे नानी हमेशा कहते, अरे देखो तितली आई, लेडी बर्ड बीटल आया, ग्रास हॉपर्स आए, ड्रैगन फ्लाई, ये हमारी वोकेबलरी होती थी। तो इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, है ना। तो मैना को क्या अच्छा लगता है, कुकू को क्या अच्छा लगता है, हमिंग बर्ड्स को क्या अच्छा लगता है, या एक किंगफिशर को क्या अच्छा लगता है। तो वो उस तरह कहानियाँ सुनानी, बताना, बैठाना। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो कि हम कैंटोनमेंट्स में रहे। कैंटोनमेंट्स आप जैसे जानते हैं हमेशा हरियाली वाले क्षेत्र होते हैं, बिल्कुल। तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। और फादर का जो पोस्टिंग्स हुई, चंडीगढ़, डलहौजी, देहरादून, जलंधर, फिर पुणे, फिर पटना, फिर दीमापुर नागालैंड, तो फिर उधमपुर जम्मू कश्मीर। तो उससे क्या है, वो जो ज्योग्राफी, टोपोग्राफी, लैंडस्केप्स आप वो जाते हैं। मैंने जो शुरू में जितना भी काम किया वो नेशनल हाईवेज़ पे किया, स्टेट हाईवेज़ पे किया, डिवाइड, क्योंकि परमिशन, अच्छा उस ज़माने में कोई सोच ही नहीं सकता था कि परमिशन, पेड़ लगाने की परमिशन, पौधे लगाने की क्या परमिशन, काटने की तो चलो फिर भी सोचते हो, है ना। ये तो अभी अभी नया फैशन आया 10 साल पहले कि जी परमिशन होनी चाहिए, एनओसी होनी चाहिए। ये तो वोकैबुलरी हमने सुनी ही नहीं थी कभी। और सबसे अच्छी बात थी हम ये काम कर पाए क्योंकि उस वक्त कोई कंटेंट नहीं था, कैमरा नहीं था, कोई लेंस नहीं था, कोई फोटो नहीं खींचती, दर्ज नहीं कर सकते थे आप। कोई हमें अभी भी बहुत डॉक्यूमेंटेशन के लिए पूछते हैं कि सर कोई 40 साल पहले फ़ोटो हो गया, तो उसको कौन फ़ोटो के लिए कौन कर रहा है ना। ये तो अभी अभी जुमा जब ये सोशल मीडिया का उद्गम हुआ तब हमने थोड़ा बहुत डालना शुरू किया ताकि वॉलंटियर्स सोशल मीडिया पे इकट्ठे हो जाएं, ताकि हमारे को मैन पावर ज़्यादा मिले काम करने के लिए। अदरवाइज़ कौन परवाह कर रहा था कि फ़ोटो खींचनी है या कुछ। जब रात को भी काम चल रहा है, सुबह भी काम चल रहा है, रिमोट एरियाज़ में, बस ये होता था कि हाँ वृक्षों की संख्या को बढ़ाना है, छाया की संख्या को बढ़ाना है, पेड़ पौधों का इजाफा होना चाहिए, हैबिटेट्स बर्ड नेस्टिंग के लिए ज़्यादा होना चाहिए, अनमैनेज्ड बुश और जो एक फॉरेस्ट जो क्लस्टर होता है वो होना चाहिए ताकि पॉलिनेटर ज़्यादा आएँ, बटरफ्लाई ज़्यादा आएँ। तो दिमाग में तो सिर्फ इंसेक्ट्स और पक्षी भरे हुए थे। उस वक्त तो इंसान था ही नहीं। इंसानों के लिए तो ऑनेस्टली मैंने किया भी नहीं कभी, है ना। ये तो अभी मैंने 10 साल से शुरू किया, जब थोड़ी घबराहट हुई कि हाँ पोल्यूशन भी हो रहा है, अरे ये तो हवा काली हो रही है और पानी टॉक्सिक हो रहा है, तब थोड़ा सा लगा कि नहीं यार ह्यूमैनिटी के लिए भी और थोड़ा तो पंछियों के लिए कर होमो से, हाँ इंसेक्ट्स हो तो गए। उसमें ना कोई कंपटीशन नहीं था, कंपैरिजन नहीं था, कोई देयर वर नो बॉटम लाइंस, कोई कुछ था नहीं, कोई किसी चीज़ को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं थी भाई। मैं अजीबा के क्योंकि लाइवलीहुड के लिए मैं एज अ टीचर काम करता हूँ और मैं लास्ट 37 ईयर्स आई हैव बीन टीचिंग, तो मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाता हूँ, तो ठीक है उससे काम चल जाता है उससे। तो कभी इसको पैसे के लिए नहीं कभी काम किया, ये मज़े के लिए काम किया, ये वाज माय हॉबी। अगर आप हॉबी जो चीज़ है, मैं इसीलिए आजकल के यंगस्टर्स को भी बहुत बोलता हूँ कि एनवायरनमेंट का काम ना एक हॉबी का काम है। अगर आप इसको करियर बनाओगे ना फिर आप नहीं कर सकते, फिर ये काम है ना। अगर आप सोचते हो तितलियों को आप अपना करियर बनाएंगे, बर्ड्स को, उसकी नेस्टिंग को, सांप को, पॉन्ड्स को, पानी को, हवा को, मिट्टी को, लेकिन ठीक है आजकल की यंग जनरेशन है वो दूसरे तरीके से सोचती है। अगर उसमें
पैसा नहीं है तो फिर हम क्यों करें उस चीज़ को, है ना। तो अब तो अभी ये कहा जैसे जाता है और कि अगर- एक आपने हाँ। जो बड़ी प्यारी बात बोली कि अब तो बहुत लोग कुछ कर रहे हैं, आप यकीन मानिए पहले लोग करते थे, अब नहीं करते हैं, अब कंटेंट बनता है। आऊंगा उस पर। आपका रिश्ता भूतों से भी रहा अच्छा, है ना। और बाबूराम था एक भूत। जी 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 हाँ, वो नानी वो कहानियाँ सुनाती थी उसके। हाँ मैंने लिखा नहीं है वो वाली बात। बाबूराम बाबूराम मेरे दिमाग पे है। हाँ, इट वॉज मोर ऑफ पर्सोनिफिकेशन कि अगर भूत है तो उसको एक कैरेक्टर, उसको एक नाम दिया जाए। हाँ, अच्छा, नानी की आदत होती है, चाहे साइकिल है तो इसको नाम होना चाहिए, पेड़ पौधा है उसको नाम होना चाहिए, है ना। हमारे गली के जितने भी डॉगीज़ होते थे सबके नाम होते थे, बिल्ली का भी नाम होता था, तो वहाँ मुर्गियाँ होती थी उनके भी नाम होते थे। तो वो कहते थे कि इट इज़ अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट, शोइंग रिस्पेक्ट, यू नो। कुत्ते को कुत्ता नहीं बोलना है ना। कालू, कालू जी। और इलाहाबाद में थे तो आप बोलेंगे, आप तू तुम नहीं बोल सकते, तो आप आइए, आप आ जाओ जो मतलब तो आप और जी लगाना है साथ में और नाम के साथ में। क्या आपको लगता है कि जो आपका बचपन था जब ये कहा गया कि भाई पीपल पर भूत रहते हैं, है ना, और लोगों को भी लगता था पेड़ों पर भूत बसते हैं, उनसे डरते भी थे, कई बार उनके आशीर्वाद के लालायित भी रहते थे, वो ज़्यादा बेहतर था क्योंकि उस बहाने ज़्यादा बेहतर ढंग से पर्यावरण संरक्षण हो रहा था जी। अब लोग बहुत साइंटिफिक टेम्परामेंट के हैं, सब समझते हैं, सब जानते हैं कि 100 साल बाद पृथ्वी कैसी होगी, अभी कैसी है, बहुत कानून आ गए हैं, मोटी मोटी किताब हैं, बट पर्यावरण का संरक्षण अब उतना बेहतर नहीं हो पा रहा है। क्योंकि पहले लोग करते थे ना, अब तो कोई एक थर्ड एंटिटी है जो कर रही है काम। लोग कहाँ हैं? लोग तो हैं ही नहीं, लोग ही नहीं हैं। आप किसी एक छोटे से छोटे नेता को भी नहीं आप बोल सकते, उसको भी कॉर्पोरेटर, एमएलए, एमपी, वो कहते साहब मैं क्या करूं, ऊपर से हुक्म होता है तो वो होता है। तो एक थर्ड एंटिटी चलाती है चीज़ों को, आप समझ रहे हैं। पहले लोग चलाते, तो लोग चलाते तो लोगों से बात कर सकते थे। अब अगर गांव में कहीं पेड़ कट रहे हैं या कुछ, कोई बात भी चलती थी तो हवा में बात आ जाती थी, तो हम जाते थे, अरे चाचा क्यों कर रहे हो ऐसे, सरपंच जी से बात कर ली, ग्राम सभा से बात कर ली, हाँ हाँ बेटा तुम ठीक कह रहे हो, नहीं बेटा ये वाला पेड़ गिर जाएगा, ठीक है चाचू आप इसको कटवा दीजिए, लेकिन हम इसके पीछे जो हैं 5-6 जामुन के पेड़ लगा दें। हाँ हाँ लगा दो बबुआ, लगा दो लगा दो लगा। लोग डिसीजन ले रहे थे, लोगों का डिसीजन था ये कटेगा या नहीं कटेगा। अब बेचारे लोग रहे नहीं। लोग, कौन सी ऐसी चीज़ है जो लोग डिसाइड करते हैं? लोग तो डिसाइड ही नहीं कर रहे। देयर इज सम अदर एंटिटी, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की धूम है। हैं, आप पत्रकार हैं, आप ज़्यादा जानते हैं। आप मुझसे पुराने हैं, आपको ज़्यादा पता है। हाँ हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। लोग थे पहले, है ना। वाकई लोग फैसला करते थे। अब ये लोग क्या है? फैसला करते थे, पॉलिसीज बनाने की जरूरत नहीं थी। हाँ, कोई कर नहीं सकता था। मैंने तो बहुत ऐसे किस्से कहानियाँ हैं कि हम गांव में हैं कि किसी ने, कोई सरकारी अफसर भी आ गया, उसने कहा यहाँ सड़क बनेगी, अगर वहाँ के बुजुर्गों ने बोल दिया कि बेटा यहाँ नहीं बनेगा बबुआ, निकल जाओ यहाँ से, वहाँ से निकालो सड़क वहाँ से, तो वहीं से सड़क निकलेगी, यहाँ से निकल नहीं सकती। फिर वो सड़क तो छोड़िए, वो खुद गाड़ी लेके अंदर नहीं आ सकता गांव के। तो पहले लोग डिसाइड करते थे, लोग जो थे, इसीलिए पर्यावरण बचा हुआ था, है ना। अब तो कोई और ही एंटिटी डिसाइड करती है, लोगों के हाथ में नहीं है। वो कब था जब आप अपनी साइकिल लेकर निकलते थे, फिर स्कूटर लेकर निकलने लगे? लोगों को आप क्या समझाते थे जब लोग सब संभाल ही रहे थे, कर ही रहे थे उस दौर में? आपको क्यों लगा कि आपकी ज़रूरत है पेड़ लगाने की? कुछ नहीं, हम तो मज़े मज़े के लिए, मतलब एक्सपेंशन, है ना। साइकिल से आप जल्दी पहुंच जाते हैं। हाँ भाई अगर आप पैदल थैले लेके चलेंगे तो वो क्या होता था, हम जैसे 20 नीम के पौधे, 20 शीशम के पौधे हमने साइकिल के हैंडल पे लंबे लंबे वो कॉटन बैग्स होते थे उसमें डाल लेते थे, एक में खुरपी रख ली और पीछे कैरियर में अपना, आर्मी के जेरिकेन होते हैं ना, एक छोटा जेरिकेन होता है 5 लीटर वाला, उसको पहले केरोसिन आता था उसमें, तो उसी में पानी वानी भर के उसको अच्छी तरह लॉक किया और पीछे लगा दिया। तो थिंग्स वर वेरी सिंपल। और कहीं भी आप जाते थे तो बड़े प्रेम से लोग वेलकम करते थे आपको, और दे वर अम्यूज्ड बाय व्हाट यू वर डूइंग।
हमारे लिए स्पोर्ट थी भाई। जैसे लोग बच्चे हॉकी खेलते हैं, गुल्ली डंडा खेलते हैं, कोई स्टापू खेलता था, कोई पिट्ठू खेलता था, छुपन छुपाई खेलता था, हम खड्डे खोदते थे। हम खड्डे खोदते थे तो लोगों को अच्छा लगता था। अच्छा, उनको ये भी लगता, अरे बच्चा छाया वाला पौधा लगा रहा है, नीम ही तो लगा रहा है, अब इसमें क्या मतलब इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन है, नीम ही तो लगा रहा है। अच्छा, कई लोगों ने कहना अरे भाई यहाँ पर फिर सड़क ये होगा, तो दूसरा आदमी समझाता था, अरे बच्चा लगा रहा है, लगाने दो, जब सड़क बनेगी तब देख लेंगे, है ना। तो थिंग्स वर वेरी सिंपल, थिंग्स वर वेरी। अच्छा, एक और चीज़ है, पहले ना बारिश का रिदम बहुत अच्छी होती थी, अब बारिश ख़त्म हो गई। दिल्ली की जो मेन प्रॉब्लम है वो बारिश ख़त्म हो गई। बारिश की इंटेंसिटी तो है, लेकिन बारिश की जो रिदम है, पहले नए साल पे बारिश होती थी, लोहड़ी पे बारिश होती थी, संक्रांति पे बारिश होती थी, 23 जनवरी को जब रिहर्सल होती थी रिपब्लिक डे परेड की, आप देखिए पुराने, आप अपना आप तो थोड़ा पुराना हूँ मैं होती थी, है ना, वो काले छाते वाला, राष्ट्रपति जी भी काला छाता लेके बैठे, है ना। तो आप देखें तो 26 जनवरी को तो होती थी, हल्की फुल्की होगी लेकिन होगी, ठीक है। फिर उसके बाद 23 के आसपास, क्योंकि मुझे याद है कि गांधी जी का जब वो होता था 30 जनवरी का, तो वो बारिश होनी थी। आप पुरानी जितनी फोटोग्राफ्स उठा लो, जितने प्रधानमंत्री हैं, सब काला छाता लेके, उनके पीछे सिक्योरिटी चल रही है। इनफैक्ट उस दौर में जब गांधी जी की हत्या हुई, फिर संस्मरणों में है लोगों की बारिश हो रही थी। जी, तो हमने वो दौर देखा है। अच्छा, आज जैसे होता कि अरे वाटरिंग कैसे होगी, पानी, हम तो सोचते ही नहीं था, क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी मॉइस्ट होती थी। आपने पौधा लगाया, ठीक है, 4-5 दिन हम जेरिकेन से पानी वानी डालते थे, उसके बाद निश्चिंत होते थे, क्यों, हमें पता है हर 15 दिन में एक बौछार आ जाएगी, सही बात, ठीक है। फिर मिड फरवरी में बारिश होती थी, फिर मार्च की छोटी होली पे बारिश होती थी, होली पे बारिश होती थी, है ना। फिर अप्रैल बैसाखी पे बारिश होती थी, 13-14 ये, है ना, ये बारिश होती थी। मई में छुटपुट जब लू वो आंधी चलती थी, तो कभी हो गया, तो दैट वाज इनफ फॉर द सॉइल, दैट वाज इनफ फॉर द सॉइल, द सॉइल वाज वेरी हेल्दी। फिर उसके बाद जून में बारिश आ जाती थी, है ना। अब तो मिड जुलाई तक बारिश नहीं होती, बॉम्बे में अभी तक बारिश कैलेंडर में दिखता है, बस दिखता है। पहले चौमासा बोलते थे, चौमासा मतलब 4 महीने, चतुर्मास होता। हम पूना में थे, मुझे याद है पूना में 1 जून से लेके 30 सितंबर तक आपको नीला आसमान नहीं नजर आएगा। पूरा वेस्टर्न घाट से जो भी बादल आते थे, साउथ वेस्ट मानसून वगैरह, पूरा। तो वो समय बहुत प्यारा था, और मैं समझता हूँ बहुत आसान था पौधे लगाना। अच्छा, दूसरी बात, परमिशंस नहीं लेनी। तीसरा, आपको किसी को कन्विंस नहीं करना। चौथा, सोशल मीडिया का कोई प्रेशर नहीं है ना। पांचवा, कोई आपको एडवाइस करने वाला नहीं है। अब हर आदमी एक्सपर्ट है एनवायरनमेंट पे। पहले ये होता था, खड्डा खोदना है, उसमें पौधा लगाना है, और उसकी सिक्योरिटी, उसकी सेफ्टी जो है अगले कुछ महीने तक रखनी है। इंद्र देवता जी उसमें पानी डाल देंगे, नहीं होगा तो हम आके डाल देंगे, खाद पानी। अच्छा, खाद भी कैसे होती थी, अभी आप खाद खरीदने जाओ इतनी महंगी होती है। पहले हम लोग कैसे करते थे, साइकिल लेकर निकलते थे, थैले में खुरपी, और जितनी भी पहले ना गाय भैंसें सब सड़कों पे ही घूमती थी, तो वो छोड़ जाती थी, तो जो पापड़ी बन जाती है ना, सूख जाता है, उसको उठाना आसान होता है, उसको उठा के थैले में डाला, ठीक है। फिर उसका जैसे चूर चूर नान होता है, बस उसी तरह से उसका चूरा किया और पौधे पे डाल दिया, फर्स्ट क्लास होगा। सूखी हुई खाद डालनी चाहिए, गीली से पौधा खराब हो जाता है। तो इसी तरह के छोटे छोटे टिप्स होते थे जो नानी सिखाती थी, जो माली काका सिखाते थे, जो बड़े बुजुर्ग सिखाते थे। और गांव में हम देखते थे किसान कैसे करते हैं। दादाजी भी एग्रीकल्चरिस्ट थे, मतलब वो फैमिलीज़ का भी था। इट वाज वेरी इजी, वेरी इजी। मैं समझता हूँ कि आज बल्कि काम करना ज़्यादा मुश्किल है, आज काम करना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि 100 टाइप के अड़ंगे हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना। फिर मेथोडोलॉजीज़ आ गई हैं, कोई कहता मियावाकी लगाओ, कोई कहता ट्रेडिशनल लगाओ, कोई कहता इंडिजिनस स्पीसीज़ लगाओ, ये इन्वेजिव स्पीसीज़ है, ये है, वो है। टेक्निकल जार्गन बहुत आ गया। पहले पत्ता ही परमात्मा है, पहले पत्ता मतलब पत्ता है। अगर घास है तो वो भी हम 4 बार सोचते थे इस घास को उखाड़ें के लिए, क्योंकि उसके नीचे जड़ है, दूब और से बड़ा, है ना। तो एवरीथिंग वॉज सो सीक्रेट, एवरीथिंग वॉज सो सीक्रेट। तो बहुत काम करना आसान था, बल्कि अब बहुत मुश्किल है, मेरा ये मानना है। आपको कहाँ से पता चला इतना कुछ प्रकृति, पर्यावरण, पेड़ पौधों के बारे में? पढ़ाई लिखाई तो आपकी है नहीं उसमें? हाँ, क्योंकि घूमते घूमते काम करते रहो। एक
किसी भी माली कहते हैं ना ये बहुत अच्छा माली है, तो उसको कैसे पता चला? उसने कोई सही बात है, हॉर्टिकल्चर में डिग्री तो ली डिग्री नहीं। थोड़ी ना ली है, उसने कोई हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में या एनवायरमेंटल साइंसेज में नहीं है। आज हम पढ़ाते हैं, आज हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, लेकिन हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, है ना। तो आज हम चाहे वो फॉरेस्ट्री का कोई हो या एनवायरमेंटल साइंसेस के डिपार्टमेंट्स हो, बॉटनी के डिपार्टमेंट्स हो, जोलॉजी के डिपार्टमेंट, क्योंकि हमने हाथ से काम किया। ठीक है, अभी भी वो जो बात कर रहे हैं वो टेक्स्ट बुक्स में है, हाँ। लेकिन उनको, बच्चों को या जो भी हैं एक्सपर्ट्स हैं, उनको समझाना पड़ता है हर मिट्टी की अलग कहानी है, हर ज्योग्राफी की अलग कहानी है, हर ज़िले की अलग कहानी है। हर 50 साल में आपका मॉइस्चर बदल जाता है, सॉइल का टेक्सचर बदल जाता है, पीएच बदल जाता है ना। अब वो लोग लैब टेस्टिंग करते हैं, हम लोग मिट्टी हाथ में उठाते हैं, हमें पता है इसमें क्या उगेगा क्या नहीं होगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। नानी दादी ने कोई क्यूलिनरी साइंसेस का और कोई न्यूट्रिशन का कोर्सेज थोड़ा ना किए थे। आज आप अपनी माँ का हाथ का खाना और नानी के हाथ का खाना, वो एक नैक है, वो स्किल नहीं मैं बोलूँगा, वो एक नैक है, वो प्रेम से आता है। फिर एक ये भी चीज़ है, आप उसको करियर की तरह देखोगे तो उसमें हमेशा प्रॉफिट लॉस देखोगे, लेकिन जब आप उसको मज़े मज़े में करोगे, वो आपका प्रेम है, आपका स्वभाव है, वो अंदर से आता है, तो फिर आप उसको बहुत दिल से करोगे। सो ये डिफरेंस है। घर वालों ने कभी रोका तो होगा ना शुरुआत में, जब देखा होगा कि चलो बाकी सब ठीक है, लेकिन ये क्या बात हुई कि झोला उठा के अपना चल दिए किसी गांव में, देहात में, मिट्टी खोद के आ रहे हैं, गंदे संदे लौट रहे हैं, ये क्या है? मदर तो नहीं करती थी, लेकिन फादर हमेशा कहते थे, क्योंकि वो बड़े सीधे से, वो बेचारे ये मतलब हार्डकोर सोल्जर, हाँ, आर्मी के आर्मी, तो वो कहते थे बेटा यहाँ तो फौज ज्वाइन करो, यहाँ डॉक्टर बन जाओ, है ना। और अगर कुछ भी ना कर पाओ तो ठीक है, इंजीनियर बन जाना, अच्छा, है ना। तो उनको बेचारों को उससे ज़्यादा एक्सपोजर था नहीं लाइफ का, है ना। लेकिन मेरे जो दादाजी थे या नाना, हमारी नानी थी, उनको ये था कि सक्सेस मीन्स हेल्थ एंड हैप्पीनेस। अगर तुम तंदुरुस्त हो, तुम खुश हो, और किसी से भीख मत मांगना, अपना थोड़ा बहुत टीचिंग वीचिंग करके किसी बच्चों को पढ़ा दिया, कभी कुछ, तो ठीक है ना। सो दे वर वेरी सॉर्टेड आउट, तो वो बहुत सिंपल थे। सो दैट इज़ वाई आई थिंक, हाँ, फादर की तरफ से थोड़ा सा होता था, लेकिन लेटर फादर ने भी बहुत इनकरेज किया जब उनको समझ आया कि, और मतलब अभी मुश्किल से 10 साल हुए हैं उनको समझ आए हुए, 40 साल उनको नहीं समझ आया। वो हमेशा, वो बेचारे बहुत एम्बेरस रहते थे, तो वो कहते थे कि देखो बेटा, मैं इतने बड़े अफसर, मतलब इतने बड़े आर्मी में वो थे, ब्रिगेडियर थे, तो कहते हैं मेरे को समझ नहीं आता, पार्टी में सब लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, देखो मेरा बेटा इंजीनियर, मेरा बेटा डॉक्टर, उसकी शादी वहाँ, वो वहाँ गया, वहाँ गया, मैं समझा नहीं पाता मेरा बेटा करता क्या है, मैं क्या बोलूँ, व्हाट डू आई से, व्हाट डज माई सन डू। तो मैं कहता हूँ पापा आप बोल दिया करो मैं टीचर हूँ, आप ये पर्यावरण के क्षेत्र में क्यों आते हो बीच में, वो तो मेरा पर्सनल है ना, तो आप बोल दिया करो, ही इज़ अ टीचर। तो वो कहते हैं कि बेटा, फिर वो पूछते हैं कि कौन से कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हो, तो लेता ही प्राइवेट क्लास है। अब मैं ये थोड़ा ना बोलूँगा कि मेरा बेटा जो है 5 टाइम गोल्ड मेडल लेके फिर अब ट्यूशनें पढ़ा रहा है, तो ये मैं नहीं बोल सकता। तो उनको बोलने में, कम्युनिकेशन में थोड़ा सा उनको दिक्कत हो, लेकिन फिर वंस ही अंडरस्टूड एवरीथिंग, देन तो फिर ठीक है, फिर तो उनकी बहुत ब्लेसिंग्स आई, फिर पेरेंट्स की बहुत ब्लेसिंग आई। फैमिली को भी थोड़ा नहीं समझ आता था पहले, मतलब हमारे बहुत बड़ा रिलेटिव्स का वो है, तो उनको भी समझ नहीं आता था पहले कि ये क्या है ना। फिर धीरे धीरे आ जाता है, हाँ ठीक है। इतना साधारण जीवन तो आपका खैर रहा नहीं जितना बता रहे हैं, क्योंकि हमारी कुछ बातें भी हो भी रही थी और लोगों को पता चल ही जाता है एक ठीक ठाक समय बाद, मतलब ठीक ठाक भी नहीं, आप तो ग्रेजुएशन के बाद अब सन्यासी भी होगा, सही होगा क्या? वो सन्यासी भी, होगा? वो भी देखो ऐसा है, मैं मानता हूँ कि हर चीज़ ना हमारे सोचे नहीं होती, ये ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं। मेरा जो ये है, नानी आई, मैंने तो नहीं डिसाइड किया, मिसेस विलियम्स आई, मैंने तो नहीं डिसाइड किया, मैं एक आर्मी बैकग्राउंड में हम पले बड़े, मैंने तो नहीं डिसाइड किया, पेड़ पौधे लगाए, मैंने तो नहीं डिसाइड किया, मैंने तो कुछ भी डिसाइड नहीं किया। तो उसी तरह से पूना आना, फिर ये सन्यासियों के बीच रहना, फिर खुद भी एक नामकरण हो जाना, किसी ने कहा ले लो भैया कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, तो उस वक्त होता था क्या फ़र्क पड़ता है ना, तो ठीक है अपना।
सो आई थिंक एवरीथिंग इज़ ऑर्गेनिक. ये सारी कॉस्मिक इंटेलिजेंस है जो आपसे काम कराती है. मैं नहीं मानता कि मैंने कुछ डिसाइड किया या मैंने सोचा या मैंने डिटर्मिनेशन, मेरी विल पावर, मेरी फ्री विल, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. ये सब प्री ऑर्डेंड होती हैं चीज़ें, सब लिखी हुई चीज़ें होती हैं. तो आप अपना ठीक है, जैसे जैसे रास्ता नज़र आता रहता है वैसे वैसे पगडंडी पर निकलते जाते हो. मेरा तो यही मानना है. कोई आध्यात्मिक रुझान बिल्कुल नहीं था, क्योंकि पर्यावरण और आध्यात्म इसे बहुत लोग जोड़ते हैं. हाँ, नहीं, मैं उस समय तो नहीं मैं कह सकता अध्यात्म. अभी हाँ, बहुत लोग बोलते हैं अरे आप तो बड़ी आध्यात्मिक बातें करते हैं, आप बड़े स्पिरिचुअल ये हैं वो हैं. मैं क्या करता हूँ पता नहीं. हम तो भाई पेड़ पौधे, मट्टी, पानी, तालाब, नदी और पहाड़ की बात करते हैं. दूसरी बात यह है कि जो जीवन दर्शन अपना रहा कि हाँ, जो भी हमने ट्रैवलिंग में सीखा, जो भी हमारा बैकग्राउंड रहा, जिस तरह का इकोसिस्टम में हम रहा, जो भी जंगल ने सिखाया, वो हम शेयर करते हैं लोगों के साथ. इसमें तो कोई लेक्चरबाजी नहीं है, कोई प्रीचिंग नहीं है, और इसमें कोई पांडित्य नहीं है, कोई ऐसा नहीं है. हाँ, मैं ये कहूँगा कि अध्यात्म से जुड़े तो वर्ड नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरे को एक बीमारी थी, मेरे को रीडिंग का बड़ा शौक़ था. तो वो टीचर्स ने, नानी ने, पेरेंट्स की तरफ से भी, फादर भी बहुत बड़े, मतलब लेटर ही वाज आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर रहे पेडियाट्रिक्स में. तो घर में एक किताबों का माहौल था. तो आई थिंक उसी से फिर जब आप इतनी किताबें पढ़ लेते हैं, इतने ऑथर्स को पढ़ लेते हैं. नानी को बड़ा शौक़ था, नानी को बड़ा शौक़ था कि कहते थे तुम हिस्ट्री पढ़ो, इतिहास पढ़ो. वो किताबें ढूंढ के लाती थी. उनको बेचारों को नहीं पता होता था इस किताब में क्या था. तो कटरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी रोड पे ना, किलो के हिसाब से मिलती थी. तो उस वक्त 4 रुपये किलो जनरल बुक्स जो हैं 4 रुपये किलो, और जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो 6 रुपये किलो मिलती थी. तो 4 किलो वो जब भी रिक्शा पे जाती थी, 4 किलो के हिसाब से वो कहती थी 10 किलो ये दे दो, 5 किलो ये दे दो, जो भी उनको टाइटल अच्छे लग रहे होते थे तो वो डाल देते थे. और देखते थे बूढ़ी अम्मा हैं तो उसमें 2-4 किताबें बोनस भी दे देते थे. तो इसी तरह से किताबें आती थी, और जो आती थी पढ़ते. एंथ्रोपोलॉजी हम पढ़ते थे, फिलॉसफी पढ़ते थे, हम साइकोलॉजी पढ़ते थे. उसको ये भी नहीं समझ आती थी क्या पढ़ना है. बहुत पढ़ा है ना. इस वक्त तो ऐसा लगता था बस एक बात बताओ, एक शांति मिलती थी पढ़ने से. आज भी अगर मैं कभी लो फील करता हूँ, हो जाती हैं इतनी, है ना, तो एक किताब खोल के बैठ जाओ, यू आर ट्रांसपोर्टेड इनटू अनदर वर्ल्ड. है ना. तो वो एक एस्केप समझ लीजिए, या जो भी कह लो. तो मैंने, जो मैं आपको बता रहा था पॉडकास्ट से पहले, मुझे दर्शन में रुचि रही थोड़ी बहुत, लेकिन उस रुचि का जो मूल था, एक तो वो थे कि घर में भाई हिंदू धार्मिक ग्रंथ थे वो पढ़े, लेकिन उसके बाद जब बाइबल या सत्यार्थ प्रकाश या कुरान की तरफ बढ़े तो ओशो नाम का एक दार्शनिक भी बीच में आ गया. और वो बड़े सरल भाषा में समझा रहे थे. आसान भी था उनके लिए समझाना, क्योंकि वो हमारे वक्त से थोड़े ही पहले हुए थे जी. तो वो पढ़ते पढ़ते समझ में आया कि एक ऐसी दुनिया भी है जिसके लिए खिड़की दरवाजे खुल गए, ओशो ने खोल दिए. बड़ा मज़ा आया. आप सन्यासी हुए, आपने ओशो को पढ़ा भी होगा, और पता चला कि आप मिले भी हैं. आप तो, है ना, पुणे ही रहे. पुणे में वो जब लौट आए, ये तब की बात है, अब तो सब जानते हैं, जब से वाइल्ड वाइल्ड कंट्री करके डॉक्यूमेंट्री आई कि वो लौट आए थे. जी जी. तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप अपनी किताब के आखिर में भी जब ख़त्म कर रहे हैं, तो मुझे ना एक ख़त्म होती किताब में नज़र आता है कि पेड़ लगाना केवल पेड़ लगाना नहीं है, एक प्रक्रिया है. तो मैं बार बार ये समझना चाहता हूँ कि वैसे एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ जो कितना भी कहे, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि वो पर्यावरण को भी प्रेम करता है, किताब को भी प्रेम करता है, वो संन्यास भी एक बार ले चुका है तो थोड़ा उसके करीब भी गया है. ये कैसी प्रक्रिया है? आप ओशो के जीवन दर्शन से या फिलॉसफी से कैसे जोड़ते हैं पर्यावरण को? बल्कि मैं इसको इस तरह से भी बोलना चाहूँगा कि हम एक जैन परिवार से हैं, ठीक है, तीर्थंकरों की लीनियज से हैं, समझ लीजिए. तो ये सारा धर्म वनस्पति पे है. तो कहीं तो जेनेटिक्स में शायद होगा, शायद, मुझे नहीं पता. सो आई फील कि हम कुछ भी नहीं है. ओके, इस तरह से इसको जल्दी से मैं समझाऊं कि बहुत छोटी उम्र में एक चीज़ समझ आ गया कि 2 कॉन्शियसनेस जो हैं पृथ्वी के ऊपर हैं. एक है ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो एक्मे ऑफ एवोल्यूशन है, जो चरम सीमा, जो आप बिल्कुल पिनेकल कह लीजिए. दूसरी जो पूरे सृष्टि को चलाती है वो है वनस्पति चेतना.
है ना. एंड वनस्पति चेतना हैज़ बीन हियर फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स. उसकी जो वनस्पति इंटेलिजेंस है, वो जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, वंस यू गेट प्लग्ड इनटू इट और एक बार आप उसको ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, तो जब ये कहते हैं कि सरेंडर, है ना, सरेंडर एक शब्द जो है, तो नानी कहती थी पेड़ पौधों की सुनो, पक्षियों की सुनो, आसमान की सुनो, बारिश है तो बारिश का मज़ा लो, सर्दी है तो सर्दी का मज़ा लो. क्यों चीज़ों को बदलना चाहते हो? क्यों चीज़ों को बदलना चाहते हो? लोगों को भी क्यों बदलना चाहते हो? जैसे नानी को आके मैंने कंप्लेन करनी कि अरे वो मेरे साथ खड्डे नहीं खुदवाता, वो मेरे साथ पानी. कहते एक बात सुन, ये तेरी मौज या उसकी मौज? मौज तेरी, काम वो करे. वाह, ये क्या बात बनी? तो वो छोटे छोटे सेल्यूलर लेवल पे वो चीज़ प्रोग्राम हो गई कि मैं ये भी नहीं कहूँगा कि यू हैव टू राइट योर ओन स्टोरी एंड ये कुछ नहीं. इट्स जस्ट लाइक चीज़ें चल रही हैं, यू जस्ट फाइंड योर लिटिल हैप्पी स्पेसेस इन इट. चीज़ें चल रही हैं, ये व्यवस्था है, ये संसार है, संसार ऐसे ही चलेगा. संसार पहले भी दुखी था, आज भी है, आज से 100 साल बाद भी होगा. ठीक है. वॉर्स पिछले 5,000 सालों में 5,000 से ज़्यादा वॉर्स हुई हैं, आज भी हो रही हैं और हमेशा होती रहेंगी. ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस की ये एक खेला चल रहा है. ठीक है. अब आप उसमें अपनी छोटी हैप्पी स्पेसेस ढूंढ के, भाई कोई पेड़ पौधे कर रहा है, कोई लैपटॉप पे खेल रहा है, कोई पियानो बजा रहा है, कोई वायलिन बजा रहा है, कोई फ्लूट बजा रहा है, कोई किताबें पढ़ रहा है, कोई पत्रकारिता कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई पॉलिटिक्स में, अपनी अपनी मौज है. तो ये आई थिंक 13, 14, 15, 16 साल की उम्र में समझ आ गई कि व्यवस्था ऐसे है, पृथ्वी ये है, संसार यही है. अब इसमें आप कर भी क्या सकते हो? 60-70 साल का आपका, 70-75 साल की आपकी शेल्फ लाइफ है ना. एक साल में 365 दिन होते हैं. तो आज मैं 60 का हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 70 जी लूँगा. मुझे पता है मेरा अपना, मैं 70 के ऊपर नहीं जाऊँगा. तो अगर 10 साल मुझे जीना है तो मल्टीप्लाइड बाय 365, मेरा 3,650 दिन है मेरे. उसमें से भी 4 महीने अभी कम हो गए हैं क्योंकि मेरी 26 जनवरी की पैदाइश है मेरी. तो समझ लीजिए अब मेरे पास ये 3,000 प्लस जो डेज़ हैं, उसमें से 50% तो मैं सोया हूँगा, बाकी 20% मैं वॉशरूम में हूँगा, या मैं कपड़े बदल रहा हूँगा, या मुंह हाथ धो रहा हूँगा. तो एक्चुअली देखा जाए तो मेरे पास तो मुश्किल से 500-600 दिन ही हैं काम करने के लिए, एंड दैट टू मीनिंगफुल काम करना, है ना. तो ये गणित जब आप बचपन में आपको समझ आ जाता है तो यू स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम इन थिंग्स विच विल नॉट बी देयर विद यू, है ना. तो अब जैसे नानी पूछते थे, अब मतलब मेरा 12 SSB में सिलेक्शन भी हो गया था आर्मी के लिए, ये वो. मेरा थोड़ा मेडिकल की प्रॉब्लम थी क्योंकि मेरे लेफ़्ट आई में थोड़ा मेरा स्क्विंट था. तो नानी हमेशा ये पूछती थी. अच्छा, वो उन्होंने कभी डायरेक्टली मना नहीं किया किसी भी चीज़ के लिए, पर वो क्वेश्चन ऐसा पूछती थी. कहते देखो बेटा, क्या मज़ेदार बात है ना, 20 साल तक बच्चा जवान होता है और 10 रुपए की एक गोली आके उसका शरीर ले जाती है ना. तो आप क्या फ़ौज ज्वाइन करोगे? आप क्या फ़ौज ज्वाइन करोगे, है ना. तो वहाँ पर तो तू सिर्फ ऑर्डर फॉलो करेगा, और एक दिन कोई कहेगा, कोई पॉलिटिशियन बड़ा साइन करेगा उस चीज़ पे, और जनरल साहब कहेंगे, और तू गोली चला के किसी को मार देगा. यही करने जा रहा है ना फौज में. तो सोचने में मजबूर हो जाता आदमी, यार मैं करने क्या जा रहा हूँ वहाँ पर, है ना. तो बेटा इससे अच्छा तो खड्डे खोद, पौधे लगा, पक्षी खुश, इंसेक्ट्स खुश, तितलियाँ खुश, भंवरे खुश, फूल भी खिलेंगे, तू भी खुश, है ना. काहे मरने जा रहा है वहाँ पर, है ना. और किसके लिए मरने जा रहा है? तो ये बता किसके लिए मर रहा है. अच्छा, देश और विदेश का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था नानी को. वो कहती थी ये तो इंसानों ने बैठ के अभी 60-70 साल पहले ये बनाया. हमारे ज़माने में तो पासपोर्ट भी नहीं होता था, हमें तो वीज़ा भी नहीं होता था. हम तो झोला उठाते थे, हम पाकिस्तान घुस जाते थे, हम तो अफ़गानिस्तान घुस जाते थे, हम तो यहाँ घुमाए, हम वहाँ घुमाए. ये क्या होता है, ये बॉर्डर क्या होता है. तो आप समझो वो, है ना. सो वो इकोसिस्टम ही मेरा डिफरेंट था. सो
आज के संदर्भ में अगर देखा जाए, स्पेशली इन द लास्ट 10 to 12 ईयर्स में बड़ा मुश्किल होता है एडजस्ट करना, है ना। और लोग कहते हैं कि आई डोंट नो, बहुत सारी चीज़ें ऐसे फिर मन में आती हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये है कि हाँ, व्यवस्था जो है, कैसे व्यवस्था चलती है, संसार कैसे चलता है, प्रकृति कैसे चलती है, हवाएं कैसे चलती हैं, पानी कैसे चलता है, पेड़ पौधे कैसे चलते हैं, एक बार आपको वो समझ आ गई, आपको कुछ और समझने की ज़रूरत ही नहीं है। यही तो पता ही परमात्मा है, क्लोरोफिल इज़ गॉड। भाई क्लोरोफिल नहीं होगा तो आप ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? मंदिर मस्जिद की दीवारें थोड़ी ना आपको ऑक्सीजन देती हैं। तो ये चीज़ आपको 12 साल की उम्र में जब समझ आ गई तो बात ख़त्म हो गई। और ओशो जैसे आचार्य जी जो हैं, आपका टीचर जो है, वो ये बोल जाए कि कभी अहंकार मत करना कि तुम पेड़ लगाते हो, तुम चुने गए हो पेड़ लगाने के लिए, इसलिए तुम कर पा रहे हो, अदरवाइज इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि कोई करोड़ों पेड़ लगा देगा। तो आपके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने दे दी। जब हमने मानी नहीं कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि कभी उस शैकल्स में रहे नहीं। लेकिन ये है कि कोई बोल जाता है एक सेंटेंस, कभी कभी आपको आपका जीवन जो है पूरा, आपका नज़रिया, देखने का नज़रिया, जीने का नज़रिया बदल देता है कि बट ठीक है भाई, अब अगर पीपल महाराज ने हमें चुना है अपने काम के लिए तो हम चुप करके अपना काम करें, हम अपना दिमाग क्यों लगाएं बीच में, है ना। अच्छा, फिर फंडिंग की भी बात आती थी कि कैसे करेंगे, खाद खरीदनी है, ये है, जाना है, आना है, बोर्डिंग, लॉजिंग, पेट्रोल भी तो डालना है स्कूटर में, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो उसमें भी सीधी सी जवाब आती थी बुजुर्गों का, तुम अपना दिमाग क्यों लगाते हो, काम किसका कर रहे हो, पीपल महाराज का कर रहे हो, काम किसका कर रहे हो, वनस्पति का कर रहे हो, तो टेंशन उसको लेनी है ना, तुम अपना बुक है। और आज तक कभी काम नहीं रुका। 26 जनवरी 1977 से लेके अभी अगली जनवरी में हमारा गोल्डन जुबली होगा, 50 साल पूरे हो जाएंगे, कभी काम नहीं रुका, कभी काम नहीं रुका। अच्छा, अब मैं आपको, बुक की बात हो रही है तो इस पर भी मज़ेदार किस्सा सुना है। 2012 में मैंने पहले 4 पेज लिखे थे, ठीक है, और उसके बाद इसलिए रुक गए क्योंकि मैंने बहुत सारे ऑथर्स को सुना कि भैया 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए देना पड़ता है पब्लिशर को, तब जाके आपकी बुक पब्लिश होती है, फिर सेल्फ पब्लिशिंग में जाना पड़ता है, फिर खुद करना पड़ता है, फिर खुद को दर दर ठोकर खानी पड़ती है, किताबों को जाके इधर उधर डालनी पड़ती है। मैं कहा छोड़ो भाई, मैं इसके लिए मैंने नहीं लिखनी, मेरे को नहीं लिखनी। और देखो क्या मज़ेदार बात हो, 10 नवंबर को मेरा गजब का एक्सीडेंट हुआ, 10 हड्डियाँ टूटी मेरे इसकी, और फिर मैं 1 साल के लिए बिस्तर पे था। पेंगुइन वाले पब्लिशर्स जो हैं वो खुद, ठीक है, एक कम्युनिकेशन आती है कि हम चाहते हैं कि, उन्होंने भी सोचा हुआ है निकल जाएगा कभी, तो उससे पहले किताब लिखवा लो उससे। तो उन्होंने कहा कि किताब लिख दीजिए आप हमारी, तो उन्होंने पैसे भी दिए और हमसे किताब भी लिखवा ली। ये है प्रकृति, ये है प्रकृति, है ना। तो आई थिंक ये जो हम लोगों का आज का जीवन शैली है जिसमें अग्रेशन है, कंपटीशन है, वी वांट टू गेट अहेड ऑफ पीपल, तो फिर मैं यही कहूँगा, नानी ने एक ही चीज़ सिखाई। अच्छा, आगे निकल भी गया तो क्या हो जाएगा। कभी जैसे बचपन में फादर कहते थे बेटा क्लास में फर्स्ट आना है, मैं हमेशा टॉपर रहा हूँ, तू भी टॉपर है। अच्छा, टॉप करके क्या करेगा, ठीक है, तेरे 100 में से 100 भी आ जाएंगे, फिर क्या होगा। अच्छा, वो ये जो चीज़ पूछती थी ना, फिर क्या होगा, उसका मेरे पास कभी जवाब नहीं होता था, और वही जवाब होता था, है ना। फिर क्या होगा, तुमने इतना कर लिया, फिर क्या होगा, नौकरी कर ली, उसमें इतनी तनख्वाह मिलेगी, फिर क्या होगा। तो ये बड़ा डेंजरस वो होता था कि फिर क्या होगा। तो आप सोचने में मजबूर हो जाते थे, आप कहते छोड़ो, जो हो रहा है जैसा हो रहा है ठीक है, उसी में मौज है, उसी में मस्ती लो अपनी। तो ये फिर क्या होगा कि मैं आज तक कभी उसका आंसर नहीं ढूंढ पाया। तो उसी ने फिर गाइड भी किया, है ना। तो इस किताब में क्या भूमिका है रस्किन बॉन्ड की? अरे साहब, वो तो समझो हमारे बस एक्चुअली बचपन से ही मिस्टर विलियम्स ने हमें इंट्रोड्यूस किया था कि रस्किन बॉन्ड को पढ़ो, तो अब टीचर ने बोल दिया, बात ख़त्म हो गई। अच्छा, वो ज़माना बड़ा अच्छा था। पहले आज की जो जनरेशन है ना, वो पूछती क्यों, हमारे जीवन शैली में क्यों शब्द नहीं था, बोल दिया गया है तो करना है, बात ख़त्म हो गई। आपने नहीं पूछा फिर क्या होगा? नहीं 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 नहीं, हाँ, तो टीचर से नहीं पूछ सकते आप।
तो रस्किन बॉन्ड साहब को पढ़ना शुरू किया, तो वो जो जेंटलनेस थी, वो जो सॉफ्टनेस थी, वो जो भाषा की मर्यादा थी, वो जो प्रोज में पोइट्री थी उनकी, वो बड़ी प्यारी लगी, बड़ा मज़ा आया. एंड इट वॉज सो ईजी टू रीड, सो ईजी टू अंडरस्टैंड, सो ईजी टू डाइजेस्ट, सो ईजी टू इम्बाइब. तो मतलब आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बींग्स. मैं समझता हूँ रस्किन बॉन्ड साहब और डेविड एटनबरो मेरी नज़र में वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर्स ऑफ दिस प्लानट, यू नो, दैट्स हाउ आई सी हिम. मैं ऐसे लोगों को कहता हूँ कि ये दुनिया की मलाई हैं. हाँ, सही में. जस्ट इमेजिन अ बुक शॉप विदाउट रस्किन बॉन्ड, हाँ, एंड जस्ट इमेजिन नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी चैनल विदाउट डेविड एटनबरो. कैसे इमेजिन कर सकते हैं आप? है ही नहीं, कुछ सोल ही नहीं है. सोनी BBC अर्थ का सोल ही डेविड एटनबरो है. हाँ, तो ये तो है. अच्छा, जब आप बता रहे थे ये वाली बात कि इतनी लंबी चौड़ी व्यवस्था तो नहीं सोची थी, पेड़ लगाए, लोगों को जोड़ा, ये सब किया. एक तो मैं समझना चाहूँगा ये मॉडल क्या है. दूसरा, आपने अपनी किताब में लिखा है कि इस झंझटों में पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन फिर आपने 2 सज्जनों का नाम लिखा है जिनमें से दोनों ही फिल्म में हैं. जी, माइक पांडे साहब और जॉन अब्राहम. हाँ जी. तो ये 24 सितंबर 2010 को मिले थे, और इन्होंने देवर इन दैट सेरेमनी, जो मेरा नेशनल अवार्ड मुझे मिला था पहली बार तो मुझे हैरानी हुई कि कोई मेरे काम के लिए नेशनल अवार्ड क्यों दे रहा है भाई, ये इसमें अवार्ड देने वाली कौन सी बात है. लेकिन फिर सब लोगों ने समझाया कि नहीं बेटा, चले जाओ, अच्छा नहीं लगता, अब बात हो चुकी है, तो अब बुलाया है तो चले जाओ. तो चले गए वहाँ पे. तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने से मतलब बहुत सारी बातें हुई, 1 घंटा बात हुई थी, 45 मिनट, लेकिन उन्होंने जो एक बात कही ना कि बेटा डू इट इन अ स्ट्रक्चर्ड वे. ज़माना बदल रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है. उस वक्त ऑर्कुट होता था, पहले फेसबुक नहीं था उस समय, है ना, तो जीमेल नहीं, उसमें हॉटमेल होता था, है ना, rediff.com होता था, ऐसी चीज़ें होती थी. तो वो ज़माने में, अच्छा, मैं टेक सेवी नहीं था, मैं तो खुरपी सेवी था, हम तो दूसरे टाइप के थे. तो लेकिन फिर उन्होंने कहा, तो मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है. और एक संस्कार रहा है, बड़े बुजुर्ग कभी कुछ कहें तो थोड़ा सा विचार विमर्श करना चाहिए, विवेकपूर्ण सुनना चाहिए, और मंथन करना चाहिए, कंटेम्पलेट करना चाहिए. तो मुझे उनकी बात ठीक लगी. तो उन्होंने कहा कि तुम ठीक है, अभी भी उस वक्त भी मेरे पास 15-20 हज़ार वॉलंटियर्स थे हमारे, लेकिन वो पोस्ट कार्ड का ज़माना था, इनलाइन लेटर्स का ज़माना था. कहीं पंचायत में गए, छोटी सी वहाँ पर संगत लगाई, काम करते थे. तो उन्होंने जब ये कहा ना कि स्ट्रक्चर्ड वे से करो, और एक बैंक अकाउंट तुम्हारा होना चाहिए. देखो, अच्छा नहीं लगता कि उन्होंने भी उस दिन थोड़ा लिफाफे में पैसे डाल के मुझे दिए थे. तो कहते बेटा एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जहाँ पर कोई उसमें ट्रांसफ़र कर सके. ये बातें कौन कह रहे थे? ये जॉन अब्राहम साहब एंड माइक पांडे है ना. तो जॉन अब्राहम ने फिर पूछा कौन सी बाइक चलाते हो, क्योंकि वो बाइक से बड़े वो इंटरेस्टेड हैं. तो मैंने कहा सर मेरे पास स्प्लेंडर है. तो कहते स्प्लेंडर पे हज़ारों किलोमीटर चलते हो? अरे नहीं भाई, मैं तुम्हें एक बाइक दूंगा. तो उनका बर्थडे था 19 दिसंबर को, तो उन्होंने उसी साल के अंदर, सो ही गिफ्टेड मी एक यामा बाइक दी उन्होंने. मैंने वो चलाई, 4-5 साल चलाई. तो 1,60,000 किलोमीटर चलने के बाद उसका फिर इंजन सीज़ हो गया था. फिर मैंने दूसरी दी. उन्होंने फिर और भी मुझे हेल्प की, 2-3 बाइक्स और दिलाई, जैकेट्स दिलाई, ड्राइविंग गेयर दिलाया, जूते दिलाए. वो कहते अरे यार, ये छोटे वाले ऐसे जूते पहन के तुम जंगल में जाते हो, मैं तुम्हें अच्छे वाले जूते दिलाता हूँ. फिर उन्होंने, ही वॉज वेरी काइंड, वेरी कंपैशनेट पर्सन, नाइस पर्सन. अब तो वो बहुत बड़े एक्टर हो गए हैं. उस वक्त अभी नए आए थे. अच्छा, बॉलीवुड में नए थे, काफ़ी 16-17 साल पहले किए रहे. काफ़ी यंग थे उस समय. तो उन्होंने बहुत इनकरेज किया, हेल्प किया. और माइक पांडे साहब को तो हम पूछते थे, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थे, वाइल्ड लाइफ के इतने बड़े एक्सपर्ट थे. तो बहुत कुछ सीखा था उनसे. तो बस मैं समझता हूँ ये 2 टीचर्स थे, है ना. तो ये भी टीचर्स थे. हाँ. मैं समझना चाहूँगा, इतना बड़ा काम किया आपने, उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताइए सुनने वालों को, देखने वालों को, कि आप लोग कैसे करते हैं इतना. अब तो बहुत बड़ा तामझाम है. जी. अच्छा, ठीक है, मैं इसको ऐसे समझाऊंगा. हमने फॉर नियरली 37 ईयर्स तक, 37 साल तक हम लोगों ने बड़ी रैंडम प्लांटेशन की. जहाँ पर भी खाली पैच मिल गया, मौज में
वहाँ पौधे लगाए, पानी दिया, हरियाली कर दी। स्कूल, कॉलेज, कैंपसेस, कैंटोनमेंट एरिया, नर्दर्न कमांड, अखनूर क्या, टांडा क्या, रजौरी, पूंछ, थाना मंडी, ठंडी का सियूरी, मांडेर, ये नौशहरा, ये सब काम किया। यहाँ पर भोपाल, जालंधर, फिर नीचे पूना के सारे कैंटोनमेंट्स, ये वो जहाँ से कोई बुला लेता था चल पड़ते थे, है ना। तो इनोसेंट समझ लीजिए या जो भी थी, लेकिन मज़ा आता था कि बस हाँ भाई ये खाली मिट्टी है, अब इसके ऊपर कुछ छाया होनी चाहिए, इसके ऊपर कुछ हरियाली होनी चाहिए, ठीक है। फिर एक दौर आया, तो 37 ईयर्स तक हमने काम किया, लोग जुड़ते गए, प्रेम से जुड़ते गए। रिसोर्स शेयरिंग में कैसे होता था, आप जाके एक पंचायत में काम करना शुरू करते हो तो कोई गांव वाला आके डोलू में चाय ले आता था, कोई पराठे ले आया। पंजाब में हमने बड़ी ऐश की, पंजाब हरियाणा में जो काम करने का मज़ा आया ना, क्योंकि गुरुद्वारे से खाना आता था। तो हमारे जो वॉलंटियर्स होते थे, अच्छा इक्का दुक्का 2-4 लड़के तो मैं हमेशा साथ रखता ही था, क्योंकि सारा काम आप वॉलंटियर से नहीं करवा सकते। तो 2-3 लोग सैलरीज पे, उस वक्त सैलरीज भी 2-2.5 हज़ार रुपये की होती थी, वो भी कोई ना कोई दे देता था, कोई स्पॉन्सर कर देता था। तो इसके इस तरह से चलता था। तो बड़ी मस्ती में सब चीज़ें चली। एंड देन सडनली देयर वाज दिस टॉक ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR की बातचीत चलनी शुरू हुई। उस समय भी हमने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये क्या हुआ कि माइक्रो फंडिंग, आज आप उसको क्राउड फंडिंग बोलते हैं, हम उसको माइक्रो फंडिंग बोलते थे। लोग लिफाफे लेके आते थे, हमें दे जाते थे, और कैसे देते थे सर, वो कहते थे हमारे घर में बच्चा हुआ है पीपल बाबा, हमारी तरफ से 111 पौधे लगवा दीजिए, ठीक है। हमारे यहाँ पे बेटी की शादी हुई है, शुभ मंगल हो, सब अच्छा हो, आशीर्वाद दीजिए, ये हमारी तरफ से आम के पेड़ लगवा दीजिए। जो रसूख वाले होते थे वो लिफाफा उनका भारी होता था, वो कहते बेटा हमारी तरफ से 1500 पेड़ लगवा दीजिए। तो इस तरह से बड़ी मौज में, बड़े प्यार से हो जाता था काम। तो किया भी। फिर उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे से जब कॉर्पोरेट्स आने शुरू हुए, ये तो सिर्फ मैं समझूंगा जस्ट अबाउट 10 ईयर्स अगो, तो उन लोगों ने फिर थोड़ी सी फंडिंग इस तरह से। एक चीज़, हाँ, जो आपका क्वेश्चन वो था, लैंड कहाँ से मिलती थी। पहली बात तो सबसे पहले तो कभी पूछना नहीं पड़ता था, क्योंकि सड़कों पे, हाईवेज़ पे, स्टेट हाईवेज़ पे, स्कूल, कॉलेज, कैंटोनमेंट्स, मिलिट्री स्टेशन, इरिगेशन कैनाल्स, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर सरकार, क्योंकि सर हमारी इतनी लेगेसी थी और इतना काम कर चुके थे, और हिंदुस्तान में तो वी वर पायनियर्स इन दिस थिंग, तो सरकारी अफसर जो हैं हमें कॉल करते थे कि भैया हमारी एनक्रोचमेंट हो रही है वहाँ पर, हमारी को फेंस तोड़ के अंदर घुस गए, किसी ने वहाँ पर भैंसिया बांध दी, किसी ने वहाँ पर झोपड़ी डाल दी। तो हम हटवा तो देते हैं एनक्रोचमेंट, लेकिन भैया इसको आके ज़रा यहाँ पर ग्रीनिंग कर दीजिए, थोड़ी अपनी तारबंदी कर दीजिए, किलेबंदी कर दीजिए। इस तरह से इनविटेशन आने शुरू हुए। आज हमारे पास 6,70,000 एकड़ लैंड है पूरे इंडिया में, है ना। तो हम मजाक करते हैं लोगों को, वी आर रियल एस्टेट ओनर्स। हाँ, वही मैं कहने वाला था, रियल एस्टेट। तो एक रियल एस्टेट होता है, एक होता है रियल एस्टेट, है। तो प्राकृतिक जो होती है, जंगल है। तो हम लोगों ने जब ये काम शुरू किया तो गवर्नमेंट को, और देखिए गवर्नमेंट का बहुत प्यारा सपोर्ट रहा, और गवर्नमेंट को बहुत अच्छी बात ये लगी कि हम उनसे पैसे नहीं मांगते थे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं सर ज़मीन दे दीजिए, एक लाइन लिख दीजिए कि दिस लैंड इज़ फॉर एफॉरेस्टेशन, NOC, हम इस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आपको जितनी ये ज़मीन चाहिए आप आके ले जाइए, हमें कोई नहीं। लेकिन हाँ, जब तक हमारे पास ज़मीन है, पानी हम देंगे, खाद हम देंगे, मेंटेनेंस हम करेंगे, इसकी बायोडाइवर्सिटी, इसका जो भी है वो सारा हम देखेंगे। वो किया तो लोगों ने बड़े प्रेम से, बहुत, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो, कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, SDM साहब हो, BDO साहब हो, मंत्री जी हो, तो लोगों ने कॉल करना शुरू किया हुआ। क्योंकि हमारा कोई ट्रांजैक्शनल नहीं था, हमारा कोई टेंडर नहीं था, हमारा कोई ठेका नहीं था, हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। हम बस कह रहे थे आप ज़मीन दो, हम आपको हरियाली देंगे। अब इसमें क्या ही उन्हें बुरा लगता है ना, और चाहते भी थे पेड़ और लगे। उनके एनक्रोचमेंट से भी बच गई ज़मीन, है ना। तो इस पद्धति से आज तक हम काम कर रहे हैं। तो अब क्या हो गया कि थोड़े स्ट्रक्चर्ड वे से ऑडिट्स अच्छे हो गए हैं, वेरिफिकेशंस हो गई हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से भी होता है। तो हमने फिर एक संस्था बना ली गिव मी ट्रीज ट्रस्ट के नाम से, और फिर वो फाउंडेशन जो है वो काम करता है। आज हमारे पास 400 एम्प्लॉयज़ हैं, 18-20 हज़ार हमारे वॉलंटियर्स हैं जो ज़मीन पे काम करते हैं। काफ़ी
लार्ज स्केल पे वो चलता है। लेकिन हम अभी भी वैसे ही हैं। हम अभी अपने मौज में जब कोई खाली पैच मिलता है तो हम अपने नीम, शीशम, पीपल और उसी पे हम वैसे के वैसे ही हैं। हाँ, लेकिन ताना बाना अपने आप बड़ा और टीम वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये जो चीज़ है, मैं आजकल के यंग जो NGOs और जो चलाते हैं, पर्यावरण में काम करते हैं, उनको कहते हैं अकेले मत काम करो, हमेशा टीम के साथ काम करो। अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। अकेले ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, अकेले नहीं कर सकते। तो कोई हमें भी कहता तो मैं अकेले थोड़ा ना किया। मैं तो फर्स्ट डे भी मेरे साथ दोस्त थे, आज भी हमारे साथ इतना बड़ा वजूद, तभी संभव। टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कोई ज़मीन माफिया, कोई लोकल गुंडा या कोई जैसे सुस्त प्रशासन, इस वजह से कभी कोई प्रॉब्लम आई हो किसी भी तरह की? सर शायद हमारा स्टाइल ऑफ वर्किंग जो है ना, आ जाते हैं। भूमाफिया तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, सबसे ज़्यादा फैक्टर तो बहुत। अब वो आया, फिर उसको भी अदरक वाली चाय पिलाई, वो भी बैठा, वो भी चूल्हे पे उसको रोटी खिलाई, उसको वहीं पर चावल खिलाया, दाल खिलाया। वो 3-4 बार आया, हाँ जी ये हमारी ज़मीन है, ये तो पट्टे हमारे नाम पे हैं, ये है, हम SDM के पास जाएंगे, तहसील। मैं कहा सर चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमने पौधे लगा दिए, आप उखाड़ दीजिए, कोई पौधा नहीं, चाय तो पी जाइए कम से कम। तो दोस्ती यारी हो गई। तो बहुत सालों तक उन्होंने भी लिफाफे दिए, ऐसी बात नहीं है। तो इंसान बेसिकली मैं मानता हूँ अच्छा होता है अगर वो अग्रेसिव है, अगर आप भी अग्रेसिव होंगे तो काम नहीं बनेगा। प्रेम पूर्वक। और आज तक हमारा कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट पूरे इंडिया में 6,70,000 एकड़ में कभी भी रुका नहीं इन चीज़ों से, है ना। और ठीक है, इनिशियल चैलेंजेस हमेशा होते हैं, चाहे वो सरकारी हो, चाहे अफसरवाद वो हो, चाहे ब्यूरोक्रेटिक हो, चाहे बेसिकली भूमाफिया का ज़्यादा होता है, लेकिन अल्टीमेटली दे कम अराउंड। एंड व्हेन यू इन्वॉल्व द कम्युनिटी, जब आप गांव वालों को इन्वॉल्व कर देते हैं ना, वो आपका कवच बन जाता है। ये तो है। आखिरी 2-3 सवाल हैं इस पॉडकास्ट के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं पूछूंगा, लेकिन वो मुझे बात बड़ी मज़ेदार लगी आपकी किताब में, जब गाँव वाले आपके पास बीमार बकरी ले आए थे, इसे भी आशीर्वाद दे दीजिए अपना। हाँ। बाबा बनते बनते रह गए आप। अरे भाई वो तो बस पूछो मत, बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचा के रखा है। अब क्या होता था कि हाँ, मतलब ये समझो कि कभी एक्चुअली क्या होता था कि नानी से हम बोलते थे कि नानी ये गांव वाले ऐसे बोल रहे हैं। देखो बेटा, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड फेथ, है ना। और फेथ जो है मेडिसिन से ज़्यादा बड़ी होती है। अगर कोई आया है बकरियां भैंस लेकर और वो कह रहा है ये दूध नहीं दे रही या इसको कोई प्रॉब्लम है, तो तुम अगर कुछ भी कर दो ना, तो नई पॉपिन्स आई थी तो मैं पॉपिन्स देता था, तो बकरी को भी अच्छी लगती थी, डॉगी को भी अच्छी लगती थी, और गाय भैंस को तो बहुत ही अच्छी लगती थी। गाय भैंस तो पूरी की पूरी पॉपिन्स की इतनी बड़ी होती, वो पूरा ही खा जाती थी रोल पूरा, तो उनको अच्छी लगती थी। सो इमीडिएट एनर्जी बदलती थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने कुछ किया, लेकिन ये सारा जो खेल है रिलीजन का, ये एक परसेप्शन का खेल है ना। सो वो चीज़ें होती थी। लेकिन देखो, मेरा जो मेन चीज़ थी वो पेड़ पौधे थे। मेरा काम हरियाली है, मेरा काम उनकी गोचर ज़मीनों पे पेड़ पौधे लगाने। अब मैं वहाँ जाके रैशनल बनने की कोशिश करूँ। अब फॉर एग्जांपल कि किसी ने यही कहा कि अरे भाई पीपल के ऊपर तो भूत होते हैं, आप यहाँ पर पीपल नहीं लगाओगे, तो उसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं उससे झगड़ा करूँगा। मैं कहूँगा अच्छा आप बताओ, और मेरे पास जामुन के भी हैं, मेरे पास नीम है, अनार भी है, शहतूत भी है। तो कई बार तब सो भी गए वहाँ हैं, तो वो कहते हैं हाँ ये लगा दो, पीपल मत लगाना। कुछ लगा दिया, नहीं लगाएं। तो हमने सारे लगाए, पीछे जाके 2 पीपल लगा दिए है ना। तो अपना काम भी हो गया, अपनी भी संतुष्टि होगी कि हमने टकराव से कुछ नहीं। हाँ, तो टकराव से कुछ नहीं है। डू यू हैव टू कंजर्व योर एनर्जी, सेव योर एनर्जी। सही बात। और हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपना काम करते रहिए। पीपल आर इसेंशियली वेरी गुड। हमने तो धुरंधर ऐसे लोगों के साथ, क्रिमिनल्स के साथ पंगे लिए हैं, लेकिन कभी किसी ने हार्म नहीं किया। एक्चुअली पेड़ पौधे पे आके ना सब सॉफ्ट हो जाते हैं। ना ये पॉलिटिक्स है, ना ये रिलीजन है। अब पेड़ पौधों पे क्या झगड़ा करोगे आप, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा भैया ये नहीं लगाओगे, फूल लगा दो, पेड़ नहीं लगाने देंगे, हमारी प्रॉपर्टी ख़राब होगी। कोई बात नहीं अंकल,
हम फूल लगा देते हैं। आप बताइए किस टाइप का फूल चाहिए आपको, है ना, सीजनल चाहिए, पेरिनियल चाहिए, एनुअल चाहिए, जो आप कहेंगे, जिस रंग का कहेंगे हम करते हैं। अब वो सॉफ्ट हो गया, है ना, हो गया, अरे बेचारा, अच्छा लगा दो, ठीक है, वो पीछे पीछे ना 2-4 नीम लगा देना, हो गया, आपका काम हो गया। और धीरे धीरे दोस्ती हो गई, चाय पानी हुआ, फिर तो वो आप लगाओ ही जो का- लगाना है। वो तो जो करना है करो, फिर तो और ज़मीनें भी मिल जाती हैं। हाँ। प्रेम से करो, प्यार से करो। इट्स अ वेरी हैप्पी वर्क। सच है, लेकिन जब आप लोगों से बात करते हैं वो तो ठीक है, पर जब आप ज़्यादा बड़े लोगों से बात करते हैं तो थोड़ा मुश्किल नहीं होता है? जैसे अब एक विज़न है कि 2050 या 47 तक हम विकसित हो जाएंगे। अब हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। पेड़ तो कटेंगे, ये मान लिया गया है कि भाई जब होगा तो ज़मीन कहाँ से लोगे, पेड़ काटोगे। तो अब आपको क्या चाहिए? विकास चाहिए या पर्यावरण चाहिए? क्योंकि मैंने फेसबुक पर बहुत बड़े बड़े तीरंदाज देखे हैं जो कहते हैं कि ये जो पर्यावरणवादी हैं या पर्यावरणविद नहीं कहते, पर्यावरणवादी जो हैं, इनकी वजह से तो रुका पड़ा है सब कुछ। यह पूरी दुनिया में हल्ला मचाते हैं, अब भारत में भी मचाने लगे हैं। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि नाखून बड़े हो जाते हैं, है ना, तो नाखून काटिए, उंगली मत काटिए, है ना। बाल बड़े हो गए, हम तो हमेशा आर्मी कट रखते हैं, नहीं तो फादर डांटते हैं आज भी। तो जब नाई के पास जाते हैं, बार्बर के पास जाते हैं, तो उसको कहते हैं भैया यहाँ से ज़रा, तो गर्दन नहीं कटवा के आते, सिर में सिर छलवा के नहीं आते। तो देयर इज़ नो हार्म। अगर आपको विकास के लिए कोई हाईवे निकालना है, उसके लिए कुछ आपको है, जहाँ लॉजिकल है, जहाँ साइंटिफिक है, जहाँ रैशनल है, कीजिए ना, कौन मना कर रहा है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बन स्पेसिंग आपकी बढ़ रही है, रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, रिसोर्सेज आपका, विकास तो होके ही रहेगा, है ना। लेकिन विकास को विनाश तक ले जाने में देखो, यहाँ विवेक का काम है, ये ग्रेस का काम है। डू थिंग्स ग्रेसफुली, डू थिंग्स विद कंपैशन, डू थिंग्स विद। अगर लोग कह रहे हैं कि उत्तराखंड के कुछ गांव में आप सड़क मत निकालिए, हम बहुत खुश हैं, तो आप ज़बरदस्ती वहाँ सड़क क्यों बना रहे? जस्ट बिकॉज आपने कमिट किया हुआ है ठेकेदार को, है ना, और आपने, ठीक है, बेचारा किसी ने पैसे पकड़ लिए होंगे उससे, तो अब वो उसको ओब्लाइज करने के लिए भाई बना तो यहाँ पर, तो वो जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज़रूर अवश्य सड़क बननी चाहिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज़रूर कीजिए। अब आपके एंशंट मैंग्रोव्स हैं फॉर एग्जांपल मुंबई में, तो भाई मैंग्रोव वाली ही जगह पे सड़क बनानी है, उसके आसपास भी तो ज़मीनें हैं, वहाँ बना लो। अब मेरे को वो बाहर का रास्ता है, मेरे को वहाँ निकलना है, मेरी ज़िद है कि नहीं, मैं आपके ऊपर से ही चढ़ के जाके मैं उस बाहर से निकलूँगा, ये तो वो वाला, ये तो बचकानी हरकत है ना। हमें भी 50 साल हो गए हैं फील्ड पे, हमने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देखे हैं, हमने तो आर्मी के, बॉर्डर रोड्स, BRO, मैंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देखे हैं। तो एक नज़ाकत होती है, एक जेंटलनेस होती है, वेस्ट में भी होता है, हम इतनी कंट्रीज़ घूमें। अगर आपको पता है कि ये सामने जंगल है, तो अगर आप थोड़ा सा प्रोजेक्ट को घुमा देंगे, जंगल भी खुश, लोग भी खुश, आपकी सड़क भी खुश, आप भी खुश, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन ये जो ज़िद है, ये विकास की बात नहीं है सर, ये ज़िद की बात है कि मैं ठीक हूँ, तुमने कैसे बोल दिया कि यहाँ। सो इट इज़ नॉट, शायद वो भी चाहते हैं कि पेड़ हों, वो भी चाहते हैं हरियाली हो, वो भी उसका सुखद एहसास लेना चाहते हैं, लेकिन बस एक ज़िद है, अग्रेशन है दिमाग में उनका, एक वो मैं ठीक हूँ। तो ये जो एंटिटीज़ हैं जो काम कर रही हैं, सो मेरी उनसे यही गुजारिश है कि बी अ बिट मोर पोएटिक अबाउट थिंग्स, बी अ बिट सॉफ्टर अबाउट थिंग्स। कोई मना नहीं कर रहा, और अगर कोई विकास के लिए मना करता है, मैं समझता हूँ वो निहायत बेवकूफ़ी है। आप कीजिए, लेकिन एक तरीका होता है काम करने का, बस इतनी सी बात। तो कौन नहीं समझ रहा है ये? जिनको आप वोट दे रहे हैं, है ना, वो नहीं समझ रहे हैं, और वो थोड़ा, और लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये 1.5-2 साल में सब ठीक हो जाएगा।
क्योंकि जेंजी इज टेकिंग ओवर, है ना। कुछ पुरानी बुद्धियाँ हैं, है ना, पुराने स्कूल ऑफ थॉट कह लीजिए, इस तरह से कहना चाहिए। तो वो जिद में है, वो कहते हैं अच्छा ये कल के लौंडे चपाटे जो हैं हमें बताएंगे कि हम कैसे इसको करें। वहाँ ये ईगो क्लैश है सर, ये पर्यावरण का मुद्दा ही नहीं है, लोगों को समझ नहीं आता। अच्छा, क्योंकि हम जरा एक स्पेस से देखते हैं, थोड़ा पीछे हट के देखते हैं चीज़ों को, व्हाट वी सी, ये विकास और पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये ईगो क्लैश है। ये विकास और पर्यावरण का मुद्दा ही नहीं है, लोगों को बात ही नहीं समझ आ रही है इस बात पे। सो मेरा ये कहना है कि डोंट आर्ग्यू, डोंट डिबेट, छोड़ दो। आप ज़्यादा अगर पतंग को ऐसे ऐसे खींचने की कोशिश करोगे तो डोर टूट जाएगी, है ना। लेट इट बी, उड़ने दो हवा के साथ, जहाँ तक, कहाँ तक उड़ जाएगी, कहाँ तक जी लोगे, जरा देर ना हो जाए। नहीं, कोई देर नहीं हो, प्रकृति में कोई देर नहीं होती। हाँ, वैसे तो कुछ लोग ये भी कहते हैं प्रकृति नहीं होगा, बचाते नहीं है, आपकी औकात भी नहीं है। छोड़ो, आप क्या सोचते हो हमने 2.5 करोड़ पेड़ लगा दिए 6,70,000 में, हमने ग्रीनरी कर, तो उससे क्या पर्यावरण में फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, आप माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस पे, माइक्रो जो लेवल पे, बायोडाइवर्सिटी लेवल पे आप कर देंगे, इससे कोई फर्क पड़। हम लोग कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, आपको क्या पता मैं यहाँ से जाऊँ और कल सुबह यहाँ पर आइस एज आ जाए, किसको नहीं पता, हमको क्या पता। ये जो एल नीनो इफेक्ट आ रहा है, ये जो इतना बड़ा 2500 किलोमीटर्स का क्लाउड आपके सिर के ऊपर खड़ा हुआ है, पूरा हिमालयन के ऊपर, ये भाई प्रकृति को कौन मैपिंग आउट कर सका है? नहीं कर सकते आप, है ना। सो बस यही कहना मेरा मतलब है कि सबको मैं यही कहता हूँ, डोंट गेट एग्रेसिव, डोंट गेट इम्पेशेंट विद थिंग्स। नेचर इज़ नॉट अ फूल, नेचर की अपनी इंटेलिजेंस एट वर्क है, ठीक है। उसको पता है होमोसेपियंस को कितना ढील देनी है। होमोसेपियंस स्पीसीज जो है वो जो 7.5 बिलियन इस वक्त भागती फिर रही है ना, तो वो 4.6 बिलियन ईयर्स की इंटेलिजेंस है। सीधी बात है, हम उसकी गोद में खेल रहे हैं। हाँ, है ना, तो वो तो आपको जब चाहे बदले। बस। सो इसीलिए फिक्र नहीं करने की ज़रूरत है, आप अपना काम कीजिए जो आपकी समझ में है, आप अच्छा रहिए, आप खुद भी अच्छे रहिए, अच्छा काम कीजिए। कोई आपको कुछ ऐसे कहता है वैसे कहता है, इग्नोर कीजिए, कुछ और कर लीजिए, कहीं और कर लीजिए। डोंट वेस्ट योर लाइफ इन फाइट्स एंड प्रोटेस्ट एंड आई थिंक लाइफ इज़ टू प्रेशियस, क्योंकि वो वाला जो समय है आप अच्छे काम में। ठीक है, आखिरी सवाल, आपने किताब में एक बहुत अच्छा चैप्टर है जिसमें आपने जर्मनी का जिक्र किया है, न्यूजीलैंड का किया है, फिनलैंड का किया है। तो जो हम नहीं कर पाते जब दूसरे करते हैं उनसे सीखना चाहिए। तो मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा बताएं अब कि हिंदुस्तान को इनसे क्या सीखना चाहिए, इन मुल्कों ने, या और आपके जहन में कुछ और आ रहे हो नाम, तो उन्होंने क्या ऐसा किया कि हमें भी करना चाहिए। ये सारे धर्म संकट तो उनके सामने भी होंगे जैसे आज हमारे सामने। एक बड़ी मज़ेदार चीज़ मैं इंडिया में देखता हूँ, अपने भारत में देखते हैं, कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है हमें, हम क्या करते हैं, हम जाके धरने लगाते हैं, हम जाके प्रोटेस्ट करना के, किसके पास? BDO के पास, SDM के पास, कलेक्टर के पास, कमिश्नर के पास, IAS अफसर के पास, IAF अफसर। वेस्ट में लोगों को समझ आ गया कि ये तो भाई नौकर हैं, ये तो भाई पब्लिक सर्वेंट है, ये तो ऑर्डर्स पे चलते हैं। तो उनकी समझ और हमारी समझ में ये समझ में फ़र्क है। वो जाते हैं सीधे उसके पास जो पॉलिसी बनाता है, जो पॉलिटिशियन है। हमने तो नेदरलैंड्स में, मैं पिछले साल एम्स्टर्डम में था, एगनवुड करके एक वहाँ विलेज है, मैंने एक बूढ़ी औरत को वहाँ पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को झाड़ते हुए देखा। हाउ डेयर यू, मतलब ऐसे ऐसे शब्द बोलते हुए, मतलब शी वॉज लिटरली अब्यूजिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ही वॉज स्टैंडिंग लाइक दिस। 4 उसके सिक्योरिटी वाले, वो भी डरे हुए, वो भी पीछे हट गए 3 फुट, कि नहीं, यू कैन क्वेश्चन द पॉलिटिशियंस, यू कैन क्वेश्चन द पीपल यू हैव वोटेड फॉर। आप उनको आड़े हाथ ले सकते हो। इंडिया में वो 100% मिसिंग, बस इतना ही फर्क है। वी आर क्लाइंबिंग द रॉन्ग ट्री। हम जाके, अब जैसे पुणे में पेड़ कट रहे हैं, तो कोई 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो स्टेज पे बैठे हैं, ऑडिटोरियम भरा हुआ है, मैं अभी वायरल रील्स देख रहा था, सारे लोग लगे हुए हैं उसको ये कर, मेरे को तरस आ रहा था बेचारों पे। वो 2 सरकारी नौकर हैं भैया, उनको ऊपर बंदी जैसे उन्होंने ऑर्डर दिए हैं, उसकी क्या औकात कि वो कर सके या ना कर सके। सो आई थिंक देर इज़ अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस। पीपल डोंट know how
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स फंक्शन, उनको पता ही नहीं टेंडर क्या होता, उनको पता ही नहीं कि पेपर्स कैसे मूव होते हैं, उनको पता ही नहीं फाइल कैसे मूव होती है, उनको मालूम ही नहीं है कि एनवायरमेंटल लॉज वगैरह। ये जो डीएफओ साहब हैं, ये जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, अरे ये थोड़ी ना चलाते हैं, वो तो ऊपर से हुक्म तो वहाँ से आता है। तो जो बात करनी है उनसे बात कीजिए, उनसे बात कीजिए। वेस्ट में और हमारे में यही फ़र्क है। मैंने एडिलेड में देखा, मेलबर्न में देखा, सिडनी में देखा, मैंने एम्स्टर्डम में देखा, मैंने तो पेरिस में भी देखा। अरे सिटीजन्स जो हैं पॉलिटिशियन का रास्ता ऐसे रोक के खड़े हो जाते हैं और ऐसे ऐसे करके ऐसे उंगली लगा लगा के उसे क्वेश्चन कर रहे हैं। मॉल में वो बेचारा सब्जी लेने आया हुआ है, वहाँ का कैबिनेट मिनिस्टर, और उसको पकड़ के उसकी हालत पतली कर देते हैं। आप यहाँ सोच सकते हैं? आप सोच सकते हैं इंडिया में ऐसा कोई कर सकता है? तो जो रूल्स बनाता है, जो रेगुलेट करता है, जो ऑर्डर्स पास करता है, आप उससे तो बात ही नहीं करते, उसकी आप पूजा करते हैं, उसके जाके पाँव छूते हैं। द डे इंडिया स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग हु दे हैव वोटेड फॉर, सब प्रॉब्लम खत्म। ये पर्यावरण की प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारा जो पूरा नैरेटिव है, हमारे अपने मेंटल नैरेटिव, हमारा अंदर का नैरेटिव जो है वो ये है। तो अफसरशाही, तो अफसर तो बेचारा वो हम आप जैसा आदमी है, वो भी बेचारा 9 बजे दफ्तर आता है, वो 6 बजे अपनी फैमिली के पास वापस जाता है। वो कैसे करेगा? वो कुछ भी इधर से उधर करेगा, उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, पीपल नीड टू अंडरस्टैंड। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो पता ही नहीं है भारत चलता कैसे, तंत्र नहीं पता है, चलता पता कैसे। नहीं है। और अब मुझे लगता है बहुत सारे सवाल पूछे, कई बचे हैं, पर पॉडकास्ट की भी मर्यादा है, ख़त्म भी करना है। तो जो मुझसे छूट गया और आपको लगता है कि ये बात कहनी चाहिए, प्लीज़। बस मैं तो ये कहूँगा कि पॉजिटिव रहिए, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा, ठीक है। प्रोटेस्ट को मैं ज़िक्र समझता हूँ, डिस्कशन समझता हूँ, होना चाहिए। और भाषा की मर्यादा हमेशा साथ में रखिए, चाहे कोई भी हो, बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी हो, बड़े से बड़े कोई भी हो। एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, मेरे साथ कोई आते हैं तो वो सोचते हैं कि अरे अंकल अब आप बूढ़े हो गए हैं, आप हुए। मैं कहा बेटा जो भी हैं, लेकिन इतना है, हमारा जो संस्कार है वो है भाषा की मर्यादा है ना। तो कभी भी अपने शब्दों को वो एक लक्ष्मण रेखा के आगे मत जाने दीजिए। बी सॉफ्ट, बी जेंटल। और क्योंकि आराम से बात बोली हुई कभी कभी ज़्यादा चोट कर जाती है। तो यही मैं कहना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक ज़रूर चीज़ कहूँगा कि यंगस्टर्स को कहूँगा, कंटेंट ठीक है, बहुत अच्छी है, लेकिन इस पे भी प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि ग्राउंड पे एक्शन क्या हो रहा है ना। क्योंकि थ्योरी अपनी जगह ठीक है, infotainment is good, but ultimately if you can't translate anything on ground, तो उसका मायना रहने, इट डजंट बिकम अ क्लासिक, इट डजंट लास्ट लॉन्ग। वो क्या होगा, वो ठीक है 6 महीने 8 महीने आपकी भी लाइफ में कोई और प्रायोरिटी आ जाएगी, वो फिर मुद्दा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपने जो चीज़ क्रिएट कर दी, चाहे वो रिसाइकलिंग हो, चाहे वेस्ट मैनेजमेंट, मैं पर्यावरण की बात कर रहा हूँ। पर्यावरण बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, बहुत बड़ा होराइजन है, और प्लांटेशन है, फॉरेस्टेशन, वाइल्ड लाइफ, तो उसका एक बहुत छोटा सा एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा। आपको जो समझ आता है, जो अच्छा लगता है वो कीजिए, लेकिन दिल से कीजिए, एंजॉय करके कीजिए, लेकिन टेंजेबल कीजिए। जो भी कीजिए वेरीफाइबल कीजिए, ऑडिटेबल कीजिए, काउंटेबल कीजिए, मेजरेबल कीजिए, और ख़ुद को भी अच्छा लगेगा, खुद के जहन को भी अच्छा लगेगा, खुद के, और ईमानदारी से कीजिए, क्योंकि ईमान से बड़ी और कोई चीज़ नहीं होती। इंटेग्रिटी आपने पेड़ लगाइए हैं ये नहीं कहा आपने आखिर में पौधे लगाइए, पेड़ लगाइए। नहीं, मैं समझता हूँ अगर आप समझदार हैं हाँ, तो आप अपने आप करेंगे, तो कहने की जरूरत नहीं है ना। कहने की मैं जरूरत समझता हूँ कि अगर समझ है, सारी चीज़ों की समझ है, चाहे वो भगवान के दर्शन हो, चाहे पर्यावरण का काम हो, मैं समझता हूँ सब समझदारी की चीज़ें हैं सब। हाँ। बहुत आनंद आया, बहुत इंतज़ार था आपके आने का, और 2-3 दिन से इस किताब की संगत में हम हिंदी किताब मैंने कही थी वो लाने के लिए। ये किताब है घोस्ट्स ऑन पीपल ट्रीज, हाँ, जिसका हमने जिक्र किया, हाँ, और हिंदी में आ गई है पीपल की छाँव में। हाँ जी, हाँ जी, है ना। सेम किताब है जो ओरिजिनली हमने इंग्लिश में लिखी थी, और उसका एग्जैक्ट हिंदी ट्रांसलेशन हमने किया
2 महीने लगे इसको भी ट्रांसलेट करने में। पेंगुइन से आई है। पेंगुइन से एक है 399 रुपए की जो अंग्रेजी में है, और हिंदी में तो 299 रुपए की मात्र है, 1 रुपया कम 300 में। लेकिन ऑनलाइन लेंगे तो काफ़ी डिस्काउंटेड आ जाता है। हाँ, आपने इंस्टाग्राम पे देखा ही होगा, आज पॉडकास्ट भी सुन लिया, तो अब मेरी रिकमेंडेशन है किताब ज़रूर पढ़िए। मैंने अंग्रेजी में पढ़ी है हालांकि, अब आप ले आए हिंदी में तो मैं हिंदी में अब ढंग से और पढ़ूंगा। इसका स्वाद अलग है। हाँ, इसका वही स्वाद मैंने अलग कहा, है, अंग्रेजी इसका आनंद अलग है। मैं अक्सर कहता हूँ मानव को कि अंग्रेजी में पढ़ तो रहा हूँ, तो मुझे प्रोसेस करने के लिए समय चाहिए। हिंदी का क्या, मैं जब पढ़ते पढ़ते और बात करते करते प्रोसेस कर लेता हूँ। कर लेते हैं। भाषा अपनी अपनी है। हाँ हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हैं, बहुत बहुत ही अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। आपने क्वेश्चंस भी बड़े प्यार से, और आपने हमें समय दिया कि हम अपनी बात रख पाएँ, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस इतने रैपिड फायर होते हैं कि आप जो कहना चाहते हैं वो अभी वार्म अप भी नहीं हुए होते और चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। नहीं, इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं आपको। नहीं, बहुत आनंद आया, और आपको पता नहीं है कि पॉडकास्ट शुरू होने से पहले भी बहुत आनंद आया। हमने बहुत सारी बातें की थी, और बता नहीं सकता मैं वो सारी बातें। बहुत लंबा जीवन है, और आपने तो कह दिया कि बस मेरे पास तो इतना समय है। नहीं, हम यही कामना करेंगे आपका और लंबा जीवन हो। आप जब तक जिएंगे कुछ ना कुछ देते ही रहेंगे, सिखाते ही रहेंगे। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो ही करते हैं, जैसे मैंने कहा, किताब ज़रूर खरीदिएगा। तो बहुत शुक्रिया इतने देर से सुनने के लिए, देखने के लिए। कमेंट बॉक्स खुला है, जो मन में आए लिखिए, कमेंट तो सारे पढ़ते ही हैं।